Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. If somebody can comment, I may see that people has joined or not. If you can hear me. Okay. Welcome Sajid. Thank you for joining. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Mr. Munir to the program. Welcome Sadaf Zaira. Long time see you here. Thank you for joining. Welcome Dr. Imran Yusuf for joining the program. So, welcome Mr. Ashik Mansoori. Thank you for your kind comment. Today's topic is basically fear and phobia, understanding and its treatment. मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इसकी आउटलाइन आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम जो है हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, यानी 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज के पार्ट में जो मेरा बेसिक एम है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, और फॉर द नेक्स्ट सेशन जो है हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम फियर और फोबियाज के लिए जो है साइकोथेरेप्यूटिकली और व्हाट्सोएवर जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनसे हम कैसे अपने आप को हेल्प आउट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम मिस्टर अकील, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उस्मान शेख का कमेंट है, मैं आपके साथ साथ कमेंट्स भी कवर करूंगी और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूंगी। उस्मान शेख साहब, आप कह रहे हैं कि एंजाइटी पेशेंट को कोरोना हो जाए तो वो कैसे ठीक करें। कोरोना को ठीक करने के लिए जाहिर बात है आपको कोरोना के ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और एंजाइटी की मैनेजमेंट के लिए जो आपकी थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट है, ये व्हाट्सएवर जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपको उस चीज़ को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी, चाहे वो एंजाइटी का पेशेंट हो, चाहे वो ना हो, या वो जनरल कोई ह्यूमन बीइंग हो, जब आपके पास फिजिकल इलनेस की बात आती है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मेथड है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड है या साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको इस तरह के ट्रीटमेंट मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा जो पर्टिकुलरली आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को डील करते हैं। ओके, वेलकम मिस सलमा, वेलकम मिस अशना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम मिस फरा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फियर एंड फोबियाज पे जैसे मैंने बताया कि आज पर्टिकुलरली जो टॉपिक है, जो आउटलाइन है, उसमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। पहले ये समझना है कि फियर क्या है, फोबिया क्या है। किसी को जब फियर होता है तो ये कोई नॉर्मैलिटी की बात है या ये अब नॉर्मैलिटी है, कौन सी वो बेसिक लाइंस हैं, ठीक है, या पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ये समझ सकें कि अब हमें किसी कंसल्टेंट को दिखाने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पर मैनेज कर सकते हैं। ओके, उस्मान शेख साहब कह रहे हैं कि आप मीन्स कि कोरोना के पेशेंट रिकवर कर रहा है, स्ट्रेस आ जाता है कि मुझे कोरोना से कुछ हो ना जाए। डेफिनेटली कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, मैं इस वक्त इलनेस से रिलेटेड बात नहीं कर रही। आपको याद होगा, अगर आपने ज्वाइन किया था, एक प्रोग्राम था जो मैंने थिंकिंग पैटर्न पे किया था, कॉग्निशन के ऊपर किया था। आप जब भी कभी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उससे एसोसिएटेड आपके मल्टीपल थॉट्स होते हैं या मल्टीपल कुछ कंसर्न्स होते हैं। हम उन्हें फियर का नाम नहीं देंगे यहाँ पर इस वक्त, ठीक है। मेरे कुछ कंसर्न्स हैं। अब अगर वो कंसर्न्स आंसर हो जाते हैं एडुकेटली और अप्रोप्रिएटली, यानी जैसे आप कहें कि एक खास प्रोफेशनल के थ्रू या एक ऐसे पर्सन के थ्रू आंसर हो जाते हैं जिनसे आपकी वो जो क्यूरीज या कंसर्न्स हैं, ठीक है, वो रिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। डेफिनेटली अगर मेरा कोई चीज़ स्ट्रेस कॉज कर रही है या कोई चीज़ फियर कॉज कर रही है तो इसका मतलब है कि मैं उसे किसी खास वे में सोच रही हूँ,
ठीक है। उससे रिलेटेड मेरी कुछ खास अजम्पशन है जो जहन में क्रिएट हो रही हैं, जो डेफिनेटली एक्टिवेट करती हैं मेरे फिर जिस्मानी जो अंदरूनी निज़ाम है, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जिसे आप कहते हैं, उसके रिस्पॉन्सेस को भी, और उससे रिलेटेड जो मेरे कंसर्न्स है फ्यूचर के, वो भी थॉट लेवल पर स्टार्ट होते हैं। सो ये एक चेन है जो कि थॉट, इमोशन और आपके बिहेवियर के बीच में डेवलप होती है। सो किस तरीके से उस चेन को हमें ब्रेक करना होता है। और फियर का, जैसे अगर मैं आपसे बेहतर समझाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक इनक्रोनियम जो शेयर करूंगी कि फियर जैसे FEAR फियर होता है। तो फियर बेसिकली, फियर के कहते हैं कि दो मीनिंग्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने फियर को ओवरकम करे, तो उसके लिए फियर के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। ये चॉइस उसकी है कि वो कौन सा ऑप्ट करता है। फियर का पहला मतलब तो ये होता है कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, आप कुछ भी ना करें और बस भाग जाएं, ठीक है। यानी F फॉर फॉरगेट, E फॉर एवरीथिंग एंड R फॉर रन, कि आप फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, ये पहली चॉइस है। दूसरी चॉइस आपके पास है फेस एवरीथिंग एंड राइज, कि जो भी आपका फियर है या जो भी आपका कंसर्न है या जो आपको लगता है कि एक ऐसा वीक एरिया है, ठीक है, या जो आपके लिए फोबिक थॉट है, तो आप उसको फेस करें, ठीक है। फेस करने का मतलब है कि डेफिनेटली उसके लिए कोई एक्शन प्लान होगा, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान डेवलप होगा कि आप अपने जो भी पर्टिकुलर फियर है उसे फेस करेंगे, और फिर डेफिनेटली जब फेस करेंगे तो राइज करेंगे। एक्चुअली फियर या फोबियाज की जब भी हम बात करते हैं, मैंने फिर कहा अभी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है टोटली के कॉन्सेप्ट को, लेकिन मैं अभी बताऊंगी कि फियर क्या है और फोबिया क्या है, उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। लेकिन हमेशा जहन में रखिए कि बेसिकली फियर या खौफ या डर की जो कैफियत होती है वो हमें हमेशा अवॉइडेंस की तरफ लेके जाती है। हमारी कोशिश होती है कि हम उसे बजाय रिजॉल्व करने के हम उससे बैक फुट पे जाएं, तो जिसकी वजह से होता ये कि प्रॉब्लम अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, और हमें क्योंकि ये स्टेप समझ में नहीं आ रहे होते कि हमें उसे बाहर कैसे निकलना है, वो चीज़ स्ट्रेंथन होती चली जाती है और हमारे लिए वो डिफिकल्टी क्रिएट होती है। वेलकम डॉक्टर नूर फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, थैंक यू फॉर योर काइंड कमेंट। तो अब आ जाते हैं कि बेसिकली कि फियर है क्या, ठीक है। बेसिकली पहले ये समझने की हमें ज़रूरत है, फियर भी जिस तरह हमने पहले इमोशंस पे बात की थी, एक नॉर्मल और यूनिवर्सल इमोशन है। आपको दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका कोई पर्टिकुलर फियर ना हो। मैं फोबिया की अभी इस वक्त बात नहीं कर रही, फियर की बात कर रही हूँ, ठीक है। फियर क्योंकि एक नॉर्मल, नेचुरल, यूनिवर्सल इमोशन है, ठीक है। हर कोई अपनी लाइफ में मल्टीपल स्टेजेस पे, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कुछ कंसर्न रखता है, और उन कंसर्न्स की जो इफेक्ट्स जिन्हें वो अज्यूम कर रहा होता है उसकी बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसका फियर जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा, क्या वो उसे रिजॉल्व कर लेगा या व्हाटसोएवर। तो फियर को ये समझना कि जिसको अगर ऐसा लगता है, हमारे यहाँ यूजुअली कल्चर में ये होता है कि हम जिसको भी किसी भी चीज़ से खौफ महसूस हो तो हम उसे एक टर्म कहते हैं डरपोक है ये, ठीक है, ये हम लेबलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद फियर एक ऐसा इमोशन है जिसको हमें, यानी होना ही नहीं चाहिए किसी को, हमारे लिए उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो फियर है बेसिकली ये एक नेचुरल यूनिवर्सल इमोशन है, और इसलिए है ताकि ये हमें बचा सके, अलर्ट कर सके हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद ऐसी किसी भी चीज़ से जिससे हम थ्रेट फील कर सकते हैं, या किसी से हम डेंजर में जा सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को यानी से अलर्ट रहने के लिए इस इमोशन को हमारे अंदर तख्लीक किया गया है। बेसिक इसका पर्पज़ ये है, ठीक है, इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि ये हमें सेव करता है फ्रॉम थ्रेट, ठीक है, सेव करता है हमें फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ये इसका बेसिक पर्पज़ है। लेकिन मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि हम बजाय इसके इस बेसिक पर्पस के थ्रू हमारी जो माइंड की एक एबिलिटी होती है कि जिस वक्त भी हम कभी इस तरह के फियरफुल सिचुएशंस में होते हैं तो उसकी जो इमेजिनेशन की जो एबिलिटी होती है वो एग्जैजरेटेड लेवल पर हाइटेंड होती है, यानी बहुत हाइटेंड होती है, जिसकी वजह से जो भी पर्सन होता है जो उसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो हमेशा सिनेरियो को बहुत ओवरवेलमिंग, जिसे आप कहें, पिक्चर में देखता है, ठीक है। यानी जिस तरह हमारे माइंड में हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारी माइंड की टॉक है, ठीक है ना, हम उसे कहते हैं कि ये हमारे जहन की गुफ्तगू है। एक वो गुफ्तगू है जो हम वर्बल लेवल पर करते हैं, एक वो गुफ्तगू है जो हम जहन के लेवल पर करते हैं, ठीक है, जो हमें, जिसे हम थॉट्स का नाम देते हैं। और जब हम फियर की बात करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से उस फियर में जो थॉट्स जो है वो साथ साथ इमेजेस
की लेवल पर भी हम परसीव करते हैं। यानी हम सिनेरियोस को इतनी इमेजिनेशन पे जाते हैं कि इतनी चेन बनती है कि हम उसे एक एग्जैजरेटेड लेवल पर परसीव करते हैं। यानी एक चीज छोटी सी है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एक कॉमन फियर यूजुअली जो जिसपे फीमेल्स का अक्सर जो है जोक भी बनता है कि कॉकरोच का फियर, ठीक है, लिजर्ड या छुपकली का खौफ, ठीक है, काफी ज्यादा जो है प्रोमिनेंट है। यानी एक इतना छोटा सा कॉकरोच है, लेकिन अगर आप कभी नोट करें कि उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है पर्सन की तरफ से, वो इंतहाई ऐसा होता है कि जैसे शायद उसके सामने कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जो कि बहुत इंतहाई थ्रेटनिंग है, ठीक है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि आपका माइंड जो है उसको हमेशा बढ़ा चढ़ा के और जिसे आप कहते हैं कि दुगना करके आपके जहन में प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे आप फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, वो काफी एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो कुछ खास किस्म के ऐसे फिजिकल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो पर्सन उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो दो लेवल पर स्टेक पे होता है। एक तो बायोकेमिकल, जिसे आप कहते हैं बायोकेमिकली, ठीक है, क्योंकि केमिकल की जो एड्रेनलिन रश होता है, जिसे आप हमेशा आपने सुना होगा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, उस पे वो काफी जो है जिसे आप कहें स्टेक पे आ जाता है। यानी हर चीज जो बॉडी के अंदर है हाईली एक्टिव है इस वक्त, ठीक है, और आपके तमाम वाइटल्स को वो हाईली एक्टिव कर देती है। दूसरे लेवल पर क्या होता है? जो उसके इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। यानी दो लेवल्स हैं जो फियर्स में हमारी जो बॉडी है और हमारी जो थॉट्स हैं या इमोशंस हैं वो हाइटेंड लेवल पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन होता है वो अपनी एबिलिटी को या जो ग्रिप होती है उसकी सिचुएशन पे, उसे आउट ऑफ कंट्रोल फील करने की वजह से ओवरवेल्म फील करता है। अब डिपेंड करता है कि किस पर्सन के अंदर क्या कैपेसिटी है, कितना वो लॉजिक्स को या रीजंस को यूज कर सकता है, या किस तरीके से वो उसे ओवरकम कर सकता है, क्या सपोर्ट उसके पास अवेलेबल है। ये चीज इस बात की जमानत होती है कि उसका जो रिएक्शन है वो वेरी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। मैं साथ साथ जो है कमेंट्स भी लेती रहूंगी, और आई होप सो मैं अगर नाम सबके ना भी ले पाऊँ तो वेलकम एवरीवन टू द प्रोग्राम, स्पेशली डॉक्टर उज़मा अली, डॉक्टर माजिद अली आब्दी, आई कैन सी यू, आयशा वजाहत, मोमन खान, मुजना अली, शिजा नूर, श्याम लाल साहेब, थैंक यू सो मच, साइमा जकरिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोमन खान साहब, आपने सवाल पूछा हाउ टू मैनेज फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स, आई फील लाइक समवन विल अटैक मी। मैंने जैसे बताया कि मैं कोशिश करूंगी, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं आज थोड़ा सा ट्रीटमेंट का पार्ट भी कवर करूं, लेकिन जैसे मैंने कहा है आज की आउटलाइन में हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। जो ट्रीटमेंट वाला जो एस्पेक्ट होगा उसे मैं लेटर अपने जो सेकंड सेशन होगा, इसका पार्ट 2 होगा प्रोग्राम, उसमें कवर करूंगी और डेफिनेटली आपको बताऊंगी। पहले ये समझने की जरूरत है कि किसी भी चीज का जो फियर होता है वो क्रिएट होता कैसे है, ठीक है। जबकि हम कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सल इमोशन है, क्या ये चीज इनबिल्ट है? अगर मैं कह रही हूँ कि ये यूनिवर्सल इमोशन है और फियर जो है वो बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो फियर बाय डिफॉल्ट, अगर हम कहें किसी चीज का खौफ कुदरती तौर पर हमारे अंदर जो सेफ्टी के लिए डाला गया है, वो दो खौफ है, ठीक है। एक तो फियर ऑफ हाइट है, ठीक है, और एक फियर ऑफ हाई लाउड, जिसे आप कहते हैं नॉइस है या लाउड साउंड्स है, और उसके पर्पज है। यानी ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर जो है फीड इन है, ठीक है। और उसके दो जो प्रोटेक्टिव मेजर हैं वो ये हैं कि क्योंकि आपने नोट किया होगा कि कभी भी जब कोई आप लाउड साउंड सुनते हैं या जब कभी कहीं ब्लास्ट होता है या कोई ऐसी शार्प साउंड होती है, तो आपके जो माइंड की जो स्टेट होती है वो शॉकिंग स्टेट में चले जाती है, और आपके कान जो है वो थोड़ी देर के लिए उनमें सीटियां बजती हैं और उसमें से कुछ सुनाई नहीं देता। यानी आपकी सुनने की जो एबिलिटी होती है उस वक्त थोड़ी ब्लो जाती है। वजह क्या है? इस वजह से कि जो आपका ब्रेन है वो इंतहाई से आप कहें कि डेलिकेट ऑर्गन है, और वो एक स्पेसिफिक जिसे आप कहें लिमिट में साउंड को रिसीव कर सकता है। उससे अगर लाउड नॉइज होगी, जो स्पेसिफिक हर्ट्ज हैं, हर्ट्ज में हम मेजर करते हैं, तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ही हम हेयर कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो डैमेज कॉज कर सकती है हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको। दैट्स वाई पर्टिकुलरली हाई साउंड से प्रोटेक्शन के लिए इसका एक जो फियर है वो बाय डिफॉल्ट मौजूद है, ठीक है। जब आप देखते हैं कि बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं वो लाउड नॉइज से जो है बहुत जल्दी चौंकते हैं और डर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तो प्रूफ है कि ये बाय डिफॉल्ट मौजूद है हमें। हाइट का जैसे मैंने फियर कहा कि वो इसलिए है कि बेसिकली आपकी एक डेलिकेट बॉडी है, ठीक है, और
आपकी बॉडी, अगर आप किसी हाइट से जो है खुदा न खास्ता अगर कोई गिरता है तो आपकी जो बोन्स हैं या आपका जो बॉडी सिस्टम है उसे डैमेज कॉज हो सकता है। तो दैट्स वाई सिर्फ ये 2 फियर्स हैं जो हमारे अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। बाकी तमाम फियर्स जितने भी हैं वो हमने लर्न किए होते हैं, ठीक है, हमने अपने इन्वायरमेंट से सीखे होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बैठ के कोई डायरेक्टली अपने आप को ट्रेन किया है उसमें और उसमें सीखा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कभी अपनी फैमिली में कभी किसी को, मैं जब चाइल्डहुड लेवल पर किसी चीज़ से डरते हुए देखा है, ठीक है, उस रिस्पॉन्स के थ्रू मैंने ये लर्न किया है कि ये चीज़ शायद थ्रेटनिंग होती है या ये चीज़ डेंजरस होती है, और ऑटोमेटिकली मैंने उसको विकेरियसली लर्न कर लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो बिहेवियर, जो फियर्स लर्न किए जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, आपकी इन्वायरमेंट से होते हैं। बाकी तमाम जितनी इन 2 फियर्स के अलावा जितने भी फियर्स होते हैं या जिनका फोबिया, हम फोबिया के लेवल पर जब चले जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे होते हैं जो हमने कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर अपनी इन्वायरमेंट में परसीव किए हुए होते हैं। और क्योंकि अगर हमने उन्हें रिजॉल्व नहीं किया होता तो वो इतने स्ट्रेंथन हो चुके हुए होते हैं, ठीक है, कि हम फिर ट्यून इन हो चुके होते हैं, हम उन्हीं रिस्पॉन्सेस को जो है फिर अप्लाई करते चले जाते हैं अपनी लाइफ में और हम उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कि फियर जो है वो किसी रियल सर्कमस्टांसिस की वजह से हो, ठीक है। कोई सिचुएशन वाकई में हो रही है तो मुझे उसका खौफ है, बल्कि ये भी हो सकता है कि इमेजिनेशन की लेवल पर भी मेरी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, वो मेरी कोई फियरफुल थॉट्स हो सकती हैं, वो मेरे कुछ इस तरह के फियरफुल कंसर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे मुझे जहां पर भी हमेशा थ्रेट का या डेंजर का सेंस आएगा वहां पर मेरी बॉडी जो है वो फियर के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो उनको क्रिएट करना शुरू करती है। शिजा नूर, आपका क्वेश्चन है कि मुझे फियर है कि मेरे दिमाग की नसें फास्ट रन करती हैं और मुझे ब्रेन की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं है, एक मुझे और ये मुझे फियर नहीं जाता। ओके शिजा, ठीक है, वी विल व्हेन वी आर कवरिंग सिम्टोमेटोलॉजी, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलरली फियर और फोबिया, उसमें शायद आप बेहतर समझ सकें। अगर बहुत दफ़ा फियर का सबसे बड़ा एक जो मेजर जिसे आप कहें उसे ड्रॉबैक, इसलिए ड्रॉबैक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक ये है कि फियर की सूरत में, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका बॉडी सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है, क्योंकि फियर जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें आपको अपने आप को सेव करना होता है। तो जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यानी आपके दिमाग का एक ऐसा निज़ाम है, ठीक है, जो कि स्पेशली आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है ऐसे वक्त के लिए जब आप अपने आप को डेंजर में महसूस करते हैं या खतरे की हालत में महसूस करते हैं। अब उसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैंने फिर कहा, कि वो ख़तरा वाकई में मौजूद हो, लेकिन अगर मुझे वो बिलीफ के लेवल पर या मेरी सोच के लेवल पर है तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही तमाम प्रोसेस को रन करेगा जैसे कि वो रियल डेंजर में भी होता है। और इसी वजह से जब वो फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी हम फील करते हैं या हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, यानी वाकई में ऐसा होता है कि दिल की रफ्तार जो है वो इंतहाई तेज़ होती है, वाकई में ऐसा होता है कि जो सांस की रफ्तार है और चेस्ट पे जो प्रेशर होता है वो फील हो रहा होता है, वाकई में ऐसा होता है कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो गया हुआ होता है, आपको जो मसल्स हैं उसमें आपको रेस्टलेसनेस की फीलिंग हो रही होती है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होता है वो आपके तमाम मस्कुलर पार्ट पर होता है ताकि आप फाइट और फ्लाइट की जो कंडीशन है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, आप उसे मीट कर सकें। बहुत दफ़ा और जो फ्लो होता है आपका, क्योंकि ऑक्सीजन की फ्लो इनटेक ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो थिंकिंग लेवल पर भी बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है, तो दैट्स वाई सम टाइम जो फीलिंग्स होती हैं फिजिकल लेवल पर वो बहुत दफ़ा लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और उन्हें ये लगता है कि समथिंग यानी बैड विल हैपन, ठीक है, यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है, वो इस पे बिलीव भी करते हैं और उसकी वजह से फिजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं उनकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो यकीनन लेके जाती है फिर उन्हें किसी ना किसी इस अजम्पशन की तरफ कि शायद कोई इलनेस है या शायद कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, शायद कोई, जिसे आप कहते हैं ना कि जब आप नर्व्स में भी प्रेशर फील करते हैं, जाहिर बात है जब आप टेंस्ड होंगे, ठीक है, आपकी जो बॉडी है
वो टेंस होगी तो आपकी जो बॉडी का पूरा सिस्टम है वो उस वक्त जो है वो प्रेशर की कैफियत में होता है। दैट्स वाई जो सेंसेशन है वो चाहे बॉडी के लेवल पर हो रही हो, ठीक है, यानी बॉडी का मतलब है मैं बात कर रही हूँ चाहे आपके लिम्स के लेवल पर या आपकी इंटरनल जो जिसे आप कहें चेस्ट में आपको फील हो रही होती है या एब्डोमेन में फील हो रही होती है या आपको हेडेक के लेवल पर बाज दफा एक्सपीरियंस हो रही होती है, वो सारी की सारी इसलिए कॉज हो रही होती है कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यानी आपके जो जहन का जो जिसे आप कहें फाइट वाला फ्लाइट वाला जो फेज है वो उस वक्त इंतहाई एक्टिवेटेड होता है। तो वो सारी चीजें जो रियल एक्सपीरियंस आप कर रहे होते हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उस थॉट की वजह से कर रहे होते हैं जिसने आपको एक सेंस क्रिएट किया होता है कि आप उस वक्त थ्रेट की कैफियत में हैं। श्यामलाल साहब, हाउ टू ग्रो थिंकिंग एबिलिटी, मेरा जो लास्ट प्रोग्राम था पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, आप उसे जो है वॉच कर सकते हैं, इसी पेज पे मौजूद है। होपफुली कि आपके सवाल का आंसर उसमें आपके लिए मौजूद होगा। नमान सालार साहब, मैम प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आई विल बी हेल्पफुल इन एनी वे फॉर यू विद रेफरेंस टू माई दिस पर्टिकुलर लेक्चर, विश यू बेस्ट फॉर दैट। Thank you so much Dr. Noor for your kind compliment and encouraging remarks. ज़रीफ फारूकी, मुझको अकेले में फियर होता है, ऐसा लगता है किसी के कोई ईयर में बोल रहा है। ओके, इसका मैं जवाब देती हूँ आगे आपको। शिजा, हाउ टू ओवरकम सिवियर फियर ऑफ और डेथ है या ये सिवियर फियर ऑफ डेथ है? ओके, जैसे मैंने कहा कोई भी फियर होगा तो इसका मतलब है कि पहले मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मैं अवॉइडेंस के मोड पे नहीं जाऊंगी, ठीक है, मुझे उसे अवॉइड नहीं करना है बल्कि मुझे उसे फेस करना है। अगर मैं उसे फेस करने के लेवल पर आऊंगी तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। डेफिनेटली हर किसी का जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी फियर होगा पर्टिकुलरली हम उसको उसके हिसाब से कैसे फेस कर सकते हैं। फेस करने के लिए डेफिनेटली कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि फियर की नौयत क्या है, फियर की टाइप क्या है, और हमें यहाँ पर यह भी डिसाइड करना बहुत जरूरी होगा कि क्या उस फियर को हमें रिमूव करने की भी जरूरत है अपनी लाइफ से कि नहीं। ठीक है, बहुत दफा हम ओवर प्रेशर फील करते हैं इन चीजों के हवाले से कि खौफ, जैसे मैंने कहा कि होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, या मुझे इस चीज का खौफ है, ठीक है, या फला चीज का मुझे खौफ है और उसको खत्म हो जाना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज को डिसाइड करना कि कब मुझे उस पर काम करना है और कब मुझे उसे अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस देनी है या कब मुझे चेंज की तरफ जाना है, पहले इसके लिए भी फाइन लाइन समझनी पड़ेगी। अगर कोई फियर जो भी फॉर एग्जाम्पल XYZ किसी का भी कोई भी खौफ जिसे उसे लगता है कि उसे तब्दील करना चाहिए या उस पर वर्कआउट करना चाहिए, पहले अपने आप से उसे ये सवाल करना चाहिए कि जो भी उसका फियर है वो उसकी जिंदगी में जो उसकी फंक्शनिंग है, यानी जो उसकी जो लिविंग स्टेटस है उसको इफेक्ट कैसे कर रही है, उसको कितना इम्पेक्ट कर रही है मुझे और आपको। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो हम सब कोई अभी लेटेस्ट जो एक जिसे आप कहें कि एक एक्सीडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट, जो प्लेन क्रैश का, यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो जिसे आप कहें इंडिविजुअल्स हैं उन सबको कंसर्न्स होते हैं हमेशा। हम ट्रैवल जब कर रहे होते हैं फ्लाइट से रिलेटेड, ठीक है, प्लेन क्रैश से रिलेटेड और इस तरह के और कंसर्न्स होते हैं, लेकिन क्या हम उसको अवॉइड करते हैं या क्या हम उन फियर के होने के बावजूद हम उनको एक्सेस करते हैं? ठीक है, ये बड़ा मेजर पॉइंट है। ठीक है, अगर आपका कोई भी खौफ आपकी जिंदगी में आपकी फंक्शनिंग को लिमिट कर रहा है, लिमिट करने का मतलब है कि वो आपकी सोशल फंक्शनिंग में, ठीक है, आपकी जो वर्किंग सिचुएशन है उसमें, ठीक है, आपकी जो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग है उसमें स्टक कर रहा है, अगर इस चीज का बायस हो रहा है कि आपकी प्रोग्रेस को और ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है, और आप अपनी डेली जो रूटीन एक्टिविटीज हैं उस फियर की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा अलार्मिंग स्टेज है कि यहाँ मुझे समझना चाहिए कि मुझे हेल्प लेनी चाहिए। ये इंडिकेशन बेसिकली इस चीज की है कि जो पर्सन है जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, फियरफुल थॉट एक्सपीरियंस कर रहा है या कोई थ्रेट फील कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने प्रॉब्लम को शायद इस इमोशनल ओवरवेलमिंग सिचुएशन में खुद हैंडल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और अगर नहीं हैंडल कर पा रहा है तो उसे अब किसी की हेल्प की जरूरत है। लेकिन अगर वो फियर होने के बावजूद
मेरी डेली रूटीन सही चल रही है, ठीक है, मेरी डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा मुझे, मेरी फंक्शनिंग भी इंटैक्ट है, मैं उन खौफ को भी अपने साथ रखे हुए हूँ, लेकिन मेरी जनरल जिसे आप कहें फंक्शनिंग भी इंटैक्ट चल रही है, तो फिर हमें अननेसेसरी उस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मे बी कि मेरे पॉइंट से कुछ लोगों को शायद इस वक्त इख्तलाफ हो और वो ये ना समझ पा रहे हो। मैं समझाना ये चाहती हूँ आपको कि हर चीज़ को अगर हम बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं या हर चीज़ को हम कहते हैं यानी नेगेटिव समझ रहे होते हैं या हम समझते हैं कि इसको क्योंकि हमें पसंद नहीं है, चेंज हो जाना चाहिए, हमें अननेसेसरी चीज़ों में इंगेज करके अपने आप को ओवरवेल्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि मैं अगर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में कोशिश करना चाहूँ, ठीक है, ये अपने आप को जिसे आप कहें कि एक ऐसे स्टेटस पे लेके आना चाहूँ जहाँ पे कोई भी चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और मैं फेसिंग लेवल पर हूँ, हमेशा अवॉइडेंस लेवल पर ना हूँ। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं हमेशा जहाँ पर आपको बजाय फेस करने के उसको विदड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने फियर को यानी जब मिसाल के तौर पर कि मुझे कुत्तों का इतना खौफ है, अक्सर कुत्तों का इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि जो है डॉग बाइटिंग से रिलेटेड जो है हमने बहुत सी एक्सपीरियंस की होती हैं, चीज़ें सुनी भी होती हैं, ठीक है। हमें उसकी अवेयरनेस भी है कि अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है वो ऐसा होता है कि जो कि बियरेबल नहीं होता, बाज़ दफ़ा वैक्सीन का इशू होता है, फला यानी हमारी नॉलेज में ये होता है कि उससे रिलेटेड हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमारा ये कंसर्न होता है, ठीक है। कुत्ते से सभी डरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुत्ते से डरने के बावजूद भी, ठीक है, अगर गली में कुत्ता है, ठीक है, या रास्ते में उनके कुत्ता है तो वो अपना रास्ता जो है चेंज नहीं करते या वहां से भाग नहीं जाते, बल्कि अपना जो सफर है वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता अगर हो कि वो बाहर है, ठीक है, और नॉर्मल भी है इवन, तो मगर वो उनका कंट्रोल अपने बिहेवियर से इतना जिसे आप कहें कि आउट ऑफ टच होता है कि वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते और वो अवॉइडेंस की तरफ जाते हैं, ब्रेक करते हैं अपनी फंक्शनिंग लेवल को, जिसकी वजह से उनकी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं और उन्हें प्रॉब्लम फेस करते हैं वो। तो इसका मतलब है कि ये वाली फियर कि जब मेरी फंक्शनिंग इम्पैक्ट होने का जो मैंने कहा था कि वो मतलब यही है कि अगर मैं ब्लॉक फील कर रही हूँ और वो अब मेरी और दूसरे डोमेन ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, तो देन डेफिनेटली आई विल गो, ठीक है, फॉर द हेल्प फ्रॉम एनी प्रोफेशनल। फियर की जब हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे तो उसमें और डिटेल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फियर या फोबियाज जो हैं, ठीक है, अगर हम इमोशनल इश्यूज की या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, रिसर्चेस ये कहती हैं और जितनी भी जो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा ट्रीटेबल जिसे आप कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फियर और फोबियाज हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या उसको इफेक्टिवली जो उसके लिए रिक्वायर्ड रेमेडीज हैं वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि अगर किसी को कोई फोबिया है भी, ठीक है, या अगर किसी को कोई फियर है जो आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट करता है, तो वो इजीली मैनेजेबल होते हैं, इजीली ट्रीटेबल होते हैं। और ट्रीटमेंट हमेशा 2 लेवल पर जो है क्रिएट होती है, यानी जो पर्टिकुलरली जब मैं अभी फोबिया की बात कर रही हूँ, फियर और फोबियाज की, पर्टिकुलरली जो एक मेडिकेशन मैनेजमेंट, क्योंकि 2 कंपोनेंट्स पे हमने बात की है कि बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं और इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, तो मेडिसिन के थ्रू भी मैनेजमेंट है, एंड देन साइकोथेरेप्यूटिक या जिसे आप काउंसलिंग मैनेजमेंट कहते हैं वो अपनी जगह मौजूद है। कुछ केसेस में जहां डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कुछ केसेस में हमें दोनों ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। और अगर सिवियरिटी लेवल क्या है, वो इंटेंसिटी और सिवियरिटी डेफिनेटली एक प्रोफेशनल ही डिटरमाइन करता है, ठीक है, वही ही उस चीज़ के बारे में ये डायग्नोज कर सकता है कि उस कौन सा ट्रीटमेंट मेथड जो है इफेक्टिव होगा किसी पर्सन के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं, जो थेरेप्यूटिक जिसे आप कहें कि गाइडलाइंस होती हैं या थेरेप्यूटिक जो सर्विसेज होती हैं, चाहे वो साइकोथेरेपी हो, चाहे उसकी डिफरेंट मोडालिटीज हो, स्पेशली हिप्नोथेरेपी पर्टिकुलरली बहुत बेस्ट वर्क करती है उन इन डेप्थ फियर्स के लिए, या जिसे आप कहते हैं कि जो रूट कॉज जिनके आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे होते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिवली हेल्प करती है। बिहेवियरल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जो साइकोथेरेपी में वो काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। यानी पर्सन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, अगर वो इस तरह की थेरेपीज
की तरफ आता है और प्रोफेशनली उससे रिलेटेड गाइडेंस लेता है, तो वो इस काबिल हो सकता है कि वो अपने फियर्स को और अपने जो फोबियाज हैं उनको जो है पर्टिकुलरली मैनेज कर सके। जमाल खान साहब ने लिखा है, nowadays I am under fear that this world is about to end and specifically Jews, enemies of Muslim, are doing it. I have lost interest in I have lost interest in everything and my mind is always thinking about it and I am anxious most of the time. I am unable to escape it. I have stopped news and social media. ठीक है। अच्छा, ये खौफ बेसिकली जो आजकल कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज काफ़ी जो है पर्टिकुलरली जो सिनेरियो है उसके हवाले से हैं, ठीक है, डिफरेंट थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं। जमाल खान साहब, अभी जैसे मैंने पहले ही अभी बात की थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम अपने आप को अननेसेसरी इंडल्ज करते हैं। व्हाट इफ, अगर जैसे मैं आपसे ही पर्टिकुलरली क्वेश्चन पुट करूं इस चीज़ के लिए कि अगर मान लिया, ठीक है, कि ये किसी दुश्मन की साजिश है, मान लिया और ये अंडरस्टूड है कि बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट हैं, ठीक है, मगर ये भी तय है, ठीक है, कि मान लिया ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैं अपने लेवल पर इस चीज़ के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है, मैं क्या चेंज क्रिएट कर सकती हूँ। और अगर जो भी, अगर दुनिया ने ख़त्म होना ही है तो फिर सब ने ही ख़त्म होना है, ठीक है, किसी ने भी नहीं बचना है उसके लिए, ठीक है। तो यानी ये चीज़ ऐसी है जो मेरी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो हम बहुत दफ़ा, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में जो थिंकिंग के लेवल पे किया था, पॉजिटिव थिंकिंग के उस पर किया था, कि हम अपने आप को इंगेज करते हैं ऐसी अननेसेसरी, जिसे आप कहें थिंकिंग लेवल पर, जो कि फिर हमें अनरेस्ट करती हैं या हमें डिस्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। और जैसा कि अगर मैं इसे रिलेट करूं कि डेफिनेटली कि ये ऐसी थॉट है जो कि कोई प्लेजेंट थॉट नहीं है, ठीक है तो मे बी ये रियलिटी हो सकती है और मे बी ये रियलिटी ना हो, ठीक है। तो हमें दोनों ऑप्शन पे अगर इसे देखें कि अगर ये रियलिटी नहीं भी है और ये रियलिटी हो भी सकती है, सो व्हाट आई कैन डू, ठीक है, मैं जो अभी कर सकती हूँ वो फिलहाल अपने प्रेजेंट पे अपने ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ। वो जो भी कर रहे हैं, यानी जो दूसरा दुश्मन है वो जो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इस वक्त जो मैं अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग में इंगेज करके अपनी जो करंट टाइम को, यानी प्रेजेंट टाइम को जो मैं मिस आउट कर रही हूँ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो मैं इस थिंकिंग में अपने आप को इंडल्ज करके अपनी बॉडी फिजियोलॉजी को एक्टिवेट कर रही हूँ, उसके लिए कोई ज्यूइश तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो बेसिकली मैं हूँ। चॉइस मेरी है, ठीक है, ये चॉइस मेरी है कि मैं इस चीज़ को फेस करूंगी और मैं इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लेवल पर लेके जाऊंगी लॉजिकली और वॉट एवर मैथड जिसके लिए भी हो, या मैं ये डिसाइड करूंगी कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। मुझे इसमें से रहने से अगर बेनिफिट कोई मिल रहा हो तब तो मैं सोचूं इस बात पे। अगर मुझे समझ में आ रहा है वैसे ही दुनिया तो बाद में ख़त्म हो जानी है, मुझे अभी अपना प्रेजेंट ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपने ऑप्ट किया, ये मैं वैसे भी रेकमेंड कर रही हूँ। और आजकल यूजुअली बहुत से लोग अब इसको शायद फॉलो भी कर रहे हैं कि अननेसेसरली जो न्यूज़ आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आपके लिए कोई ऐसी बेनिफिशियल चीज़ नहीं होगी। जितना जानना था आपने करंट पेंडेमिक सिचुएशन के हवाले से वो भी आप जान चुके हैं, ठीक है, जो करंट स्टेटस है वो भी आप जान चुके हैं। तो अननेसेसरी अपने आप को अगर आप इस तरह की, जिसे आप कहें ओवरवेलमिंग न्यूज़ में जो भी जब इंगेज रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को बार बार ट्यून इन कर रहे होते हैं, वही मैसेज दे रहे हैं और वही, जिसे आप कहें, सारी रीडिंग्स दे रहे हैं, जिसको जब वो इवेलुएट करेगा तो जाहिर बात है कि फिजियोलॉजिकल लेवल पर एप्रीहेंशन की फीलिंग्स आपको क्रिएट होंगी। तो दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है, टू अवॉइड सच टाइप ऑफ अननेसेसरी सोशल मीडिया एक्सेस और न्यूज़ स्पेशली, ठीक है, कि हम जो डोमेन हमारे काम का इस वक्त नहीं है, हमें फोकस उस चीज़ पे करना है जो मेरे लिए चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। ओके, ज़ारा अली, मुझे अपने 3 इयर्स के बेबी के लिए हमेशा डर लगता है कि इसको कुछ हो ना जाए, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे लगता है मैं ज़्यादा सोचती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसे कंसर्न्स जो है, या मदर्स की स्पेशली जो मेरे एक्सपीरियंस में रहे हैं कि स्पेसिफिक कंसर्न्स होते हैं पर्टिकुलरली बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, या उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। बहुत दफ़ा ओवर प्रोटेक्शन जो है इस वजह से पेरेंट्स की तरफ से वो भी जो है समझ में आ रही होती है कि वो कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके जो भी, यानी आपको जो डर लगता है, पहले उस डर को स्पेसिफाई करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, कि वो डर है क्या,
ठीक है, वो यकीनन कोई ना कोई कंसर्न होगा और उसका कुछ ना कुछ बेसिस होगा, ठीक है। उस बेसिस को समझने के लिए ये जरूरी है कि वो जो इंडिविजुअल जिसे, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा ना, वो हो सकता है कि आपके लिए फर्क हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो एक जिससे समझ में ये आता है कि वो एक फियर ऑफ, जिसे आप कहते हैं लॉस है ना, ठीक है, कि वो उससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ठीक है। अब वो क्यों है, क्यों जनरेट हो रहे हैं, एक बच्चा जो है 3 साल के लेवल तक पहुंच चुका है, तो मुझे ये हमेशा क्यों डर लगता है, मैं उसे क्यों खो दूंगी और मैं कैसे खो दूंगी, ठीक है। क्या जो भी, अगर मैं आपसे बात भी ना करूं उस थॉट पे, लेकिन अगर मुझे ये सोच आती है, ठीक है, जो भी सोच आती है जिसकी वजह से मैं उसे लूज कर दूंगी, तो मैं ये पहले अपने आप से ये सवाल करूं कि वो रियलिटी में कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी एग्जिस्ट होने की, जो भी सोच के लेवल पर मुझे, आपकी जो भी सोच है, ठीक है, रियलिटी में उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। इन केस, अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये है कि वॉट एवर जो भी पॉसिबिलिटी आपके पास आती है, अगर वो पॉसिबिलिटी जो है क्रिएट हो भी जाती है, तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं सेफ्टी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। खुदा ना खास्ता कि अगर वाकई में ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो फिर मेरे पास यानी सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, यानी मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके लिए क्या ले सकती हूँ, यानी मेरा पहला एक्शन क्या हो सकता है, मेरा दूसरा एक्शन क्या हो सकता है, मेरा तीसरा एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरा सवाल अपने आप से ये करना है कि वो जो भी एक्शन प्लान आपका है, ठीक है, इज इट कि वो आपको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। आपको लगता है कि अगर ये स्टेप्स लिए जाएंगे तो ये जो मेरा जो कंसर्न है या ये जो मेरा फियर है, ये एटलीस्ट मिनिमाइज हो सकता है। यानी अगर मैं मेरा सपोज कि कोई भी पर्सन है वो डेंजर की सिचुएशन में है, तो मैं उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन के जो मेजर्स हैं उस पर्टिकुलर कंसर्न से रिलेटेड क्रिएट कर सकती हूँ। यानी मुझे प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा, रादर देन कि मैं अपने आप को मुसलसल इसी थॉट में एंगेज करके कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इसका मतलब है कि जब हम ये सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, हम मुसलसल अपने जहन को ये इंगेज कर रहे होते हैं कि मुसलसल वो अंदर हमारे एक फाइट और फ्लाइट की साइकिल को चलाता रहे। याद रखिए, ये मैं बारहा बात कर चुकी हूँ और बहुत से जो जिसे आप कहें प्रोग्राम्स में और दूसरे साइकोलॉजिस्ट भी इस पे बात कर चुके हैं कि आपके जहन के लिए, आपके माइंड के लिए हर चीज रियल है। आप उसे जो वर्ड देते हैं वो उसे भी रियलिटी के लेवल पर परसीव करता है, ठीक है। आप उसे जो इमेज देते हैं, सोच के लेवल पर जो सीन देते हैं, वो उसके लिए रियलिटी है, वो उसे रियल समझते हुए ऑपरेट करता है। तो अगर आप उसे मुसलसल इंगेज एक ही थॉट में, कंसर्न में रखते हैं, तो वो बार बार रिपीट करेगा उसी साइकिल को, ठीक है। और उससे कॉज होने वाले जितने भी बायोकेमिकल चेंजेस हैं अंदर और जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, फिर वो ओवरवेल्म करते हैं। सो जो सबसे पहले है कि पहले ये डिफाइन करना जरूरी है आपको कि वो थॉट्स जो हैं वो रियलिटी लेवल पर कितनी, यानी पॉसिबिलिटी उनकी क्या है, ठीक है, उसकी, और उसकी आपके पास क्या लॉजिक्स हैं, ठीक है, आपके पास क्या, जिसे आप कहें कि जिसे आप कहते हैं कि एविडेंस है कि वो प्रूफ हो सकती है, ठीक है। फिर उसकी सिनेरियो की बेसिस पे आप जो भी पॉसिबिलिटी आती है, आप उसके स्टेप्स के, सेफ्टी के स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पर्सनल लेवल पर वो सेफ्टी के स्टेप्स क्रिएट नहीं हो सकते, तो कौन से ऐसे लोग इर्द गिर्द आपके मौजूद हैं जो कि आपके सेफ पर्सन्स कहलाते हैं, या जिन पर आप इतना एतमाद कर सकती हैं, जो कि आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं, बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कंसर्न्स हैं उनको वर्बलाइज करना, उनको उन पे फोकस करना, ठीक है, और फिर उनके हिसाब से एक्शन प्लान जो है क्रिएट करना, दैट इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व सच टाइप ऑफ, जिसे आप कहते हैं कि जनरल आपके जो कंसर्न्स या फियर होते हैं। Welcome to all those participants who have joined later. Welcome Mr. Shiraz Sheikh. Welcome Dr. Uruj Khawar. Thank you for joining. Thank you everyone for joining. शिजा नूर, आप कह रहे हैं कि आपने लास्ट सेशन में कहा था कि अगर नेगेटिव थिंकिंग आए तो आपने अपने आप को प्रेजेंट स्टेट में लाना है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट में ही नेगेटिव थॉट आए तो बंदा क्या करेगा। मेरे शिजा आपके लिए ये मेरी एडवाइस है कि जो लास्ट वाला प्रोग्राम है थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग वाले 2 प्रोग्राम है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, ठीक है। तो जब आप प्रेजेंट में नहीं आ पा रहे हैं पॉजिटिव थॉट की तरफ और नेगेटिव थिंकिंग है, तो डेफिनेटली आपको उन स्टेप्स की तरफ जाना पड़ेगा जहां पे हमने ये सीखा था कि हम कैसे नेगेटिव थॉट को ऑल्टर करेंगे पॉजिटिव थॉट में। तो पहले आप यानी वहां पे किस तरह से डिस्प्यूटेशन होगी, आप किस तरीके से उसे चेंज करेंगे, आपको वो वाला जो स्टेप है वो आपको हेल्प आउट करेगा आपके कंसर्न से रिलेटेड।
आयशा कासिम कहती है वी पिक नेगेटिव सिग्नल्स और थिंग्स मोर देन पॉजिटिव, व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ दिस? आयशा, मेरा जो लास्ट प्रोग्राम है, अगेन मुझे बार बार उसी का रेफरेंस देना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इसमें जो टॉपिक कवर करना है वो फर्क है, ठीक है। तो आप नेगेटिव सिग्नल हम इसलिए पिक करते हैं, मैं एक दफा फिर आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि हम सर्वाइवल मोड पे, हमारा जो माइंड है या जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, जो हमारा अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बॉडी का तख्लीक किया है वो सर्वाइवल मैकेनिज्म पे किया है। हम सर्वाइवल मोड पे एक्ट करते हैं, ठीक है, हम हमेशा उसी मोड में रहते हैं। तो हमेशा जो हमारा माइंड है या जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा ऐसे ही क्यूज को क्विक पिक करता है जिससे हम थ्रेट फील कर रहे होते हैं, ताकि वो सिक्योरिटी या सेफ्टी के जो असबाब है उनको जल्द अज जल्द क्रिएट कर सके, ठीक है। तो दैट्स वाई हम हमेशा नेगेटिव सिग्नल्स को ज्यादा पिक करते हैं, सही, रादर देन कि हम पॉजिटिव में हमें कोई थ्रेट फील नहीं हो रहा होता, हम सेफ होते हैं। लेकिन नेगेटिव जब सिग्नल्स होते हैं तो हम जो है क्योंकि थ्रेट फील कर रहे होते हैं, तो दैट्स वाई हमारी वहां सिक्योरिटी एज पे होती है, हालांकि वो चाहे रियल है चाहे वो अनरियल है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा माइंड जो है उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, हम ट्यून्ड इन है, ठीक है। हम नेगेटिव क्यूज को बहुत जल्दी पिक करते हैं, उसके लिए हमें सीखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसको ऑल्टर हम पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे करते हैं उनके लिए हमें स्टेप्स सीखने की जरूरत होती है। उसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, हमें अपने आप को इंडल्ज करना होता है उस पॉजिटिव थिंकिंग में। हमें ये सीखना होता है कि जिस वक्त हमारे जनरल इस तरह के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं तो हम किस तरीके से उन्हें ऑल्टर कर सकते हैं दूसरे पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स में। हाँ, मिस्टर सैयद मोहम्मद हुसैन कहते हैं हाउ कैन इंक्रीज पॉजिटिव अप्रोच? डेफिनेटली पॉजिटिव अप्रोच के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग या जिसे आप कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग पैटर्न्स के जो जिसे आप कहें लेवल्स हैं उनको पहले मीट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए एक जो बेसिक की है वो ये कि जैसे मैंने लास्ट अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि अपनी लाइफ से कुछ चीजों को, हमें कुछ वर्ड्स को स्पेशली रिमूव कर देना चाहिए। प्रॉब्लम का वर्ड जो है हम अपनी लाइफ से अगर रिमूव कर दें और उसे रिप्लेस कर दें चैलेंज से, ठीक है, हम हर चीज को जो जिंदगी में आने वाला कोई भी टाइम, कोई भी ऐसा जिसे आप कहें कि वक्त हो सकता है, ठीक है, जहां पर हम अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में फील करते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर उसके लिए कम से कम फाइट करने की पोजीशन में होते हैं, फ्लाइट करने की पोजीशन में नहीं होते। तो अगर पॉजिटिव अप्रोच अपनी जिंदगी में कोई क्रिएट करना चाहता है तो उसको पहले ही अपने आप को जिसे आप कहें कि इस डिटर्मिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि लाइफ में आने वाला जो भी चैलेंज है, ठीक है, वो आपके लिए, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। और कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी में ऐसा नहीं है जो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके तरीके या सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी नॉलेज में नहीं होते हैं या हमारी जिसे आप कहें कि हमने कभी सीखे नहीं होते, तो हमें उस वक्त उस सिचुएशन में हम स्टक हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टक होने वाली सिचुएशन है वहीं पर हमें ये स्टेप लेना होता है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को जनरेट करना सीखें, हम बजाय उस सिचुएशन में स्टक होने के हम मुसलसल मूव ऑन करते रहें, रादर देन कि हम जो है हिम्मत हार के, ठीक है, ये समझें कि ये चीज जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती या रिजॉल्व नहीं हो सकती। हमें मुसलसल कांस्टेंट ऑन द गो रहना चाहिए, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि नताइज जिस तरह से मैं चाहती हूँ वो ना मिले, ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, ठीक है। तो अपने अंदर एक ये एबिलिटी क्रिएट करना कि जो छोटे से छोटी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डिफरेंट लाइफ में होते हैं या अचीवमेंट्स होते हैं उनको हम एक्नॉलेज करना सीखें। हम ग्रेटिट्यूड जो है, ठीक है, शुक्रगुजारी की जो जिसे आप कहते हैं जो कैफियत होती है, हम इसको अपनाना सीखें, ठीक है। हमारी जो हमने जब ये सीख लिया है कि हमारी आदत है कि हम जिंदगी में बहुत छोटे छोटे से जिसे आप कहें कि नेगेटिव जो अननेसेसरी क्यूज होते हैं उनको भी पिक कर रहे होते हैं, तो हमें उनको इग्नोर करना सीखना है और हमें फोकस उन चीजों पे करना है, वो छोटी छोटी जिसे आप कहें कि हैप्पी मोमेंट्स या आपके पॉजिटिव आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें उन्हें फोकस करना और उन्हें अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करना सीखना आना चाहिए। जो हमारे कंप्लेनिंग एटीट्यूड होते हैं, ठीक है, या जो हमारे क्रिटिसाइजिंग वाले एटीट्यूड होते हैं, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में 6 C's की बात की थी, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। अगर हम उनको अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है बीइंग प्रोफेशनल कि जो पॉजिटिव अप्रोच होती है कोई भी पर्सन जो है वो अपनी आसानी से मेंटेन कर सकता है। ओके,
डॉक्टर इमरान का कमेंट है, कंपैरिजन इज गुड वर्ड टू गेट रिड ऑफ ऑल्सो टू हैव अ पॉजिटिव एंड पीसफुल लाइफ। यस, आई थिंक अगर ये उसी रेफरेंस में जो मैंने लास्ट 6 C's बताए थे लास्ट अपने प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से मल्टीपल जो कंपैरिजन्स हैं, ठीक है, जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, जो क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड होता है, जो जिसे आप कहें कंडेम करने का जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, उसको अगर हम निकाल दें, ठीक है, अपनी लाइफ से, तो डेफिनेटली जो है हम अपनी एक पॉजिटिव और पीसफुल लाइफ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। नाउ क्योंकि जो है आई होप सो कि जनरली मैंने कमेंट्स को तो आंसर किया है, ठीक है, मैं क्विकली जो है पर्टिकुलरली इस पे बात करूंगी कि नॉर्मल जो रिस्पॉन्स जो है वो फियर का वो क्या होता है, ठीक है, यानी नॉर्मल रिस्पॉन्स आप किसे कहेंगे फियर का। वैसे मैं इस पे बात कर चुकी हूँ, ठीक है। ये बहुत आसान है, हम किसी भी चीज़ से डर सकते हैं, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं जब कोई किसी चीज़ से डर रहा होता है, किसी को किसी चीज़ का खौफ होता है और वो आपका खौफ नहीं होता, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये भी कोई डरने वाली बात है, ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है और फला फला फला। ये याद रखिए कि हर फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी छोटी सी छोटी चीज़ का भी हो सकता है, बड़ी से बड़े थ्रेट का तो डेफिनेटली होएगा ही, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, या सर्कमस्टांसेस हैं वही उसे क्रिएट कर रहे हो। वो हमारी जिसे आप कहें कि सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, या हमने जो बचपन में कुछ ऐसे खौफनाक कहानियां हमें सुनाई गई होती हैं, ठीक है, या हमने मल्टीपल जिसे आप कहें मीडिया लेवल पर कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई होती हैं, हम उनसे उसको जनरेट कर लेते हैं। अब जैसे फियर, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल फियर ये है कि मुझे ये फियर है कि मुझे कोई पागल कुत्ता अगर अटैक कर देगा तो मुझे अपनी सेफ्टी क्रिएट करनी है, अगर मुझे ये नॉर्मल फियर है, ठीक है। अगर मुझे ये फियर है कि रोड क्रॉस करते हुए कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए और उसकी वजह से मैं कॉशियसली देखकर रोड पार करती हूँ, तो डेफिनेटली ये फियर जो है वो एक नॉर्मल फियर है। अगर मुझे ये फियर है, ठीक है, कि जो बिजली की इक्विपमेंट मैं यूज करती हूँ कि कहीं मुझे इससे करंट नहीं लग जाए, तो मैं उसकी वजह से अपनी सेफ्टी मेजर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल जब किचन में आप यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल अप्लायंसेस, तो आप उसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर है आप उसी लिए फॉलो करते हैं कि आपको उससे रिलेटेड सर्टेन फियर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप यही देखते हैं कि बच्चों में, ठीक है, जब बच्चे इन्फेंट 1 साल से लेके जो 3 साल तक की उम्र है, उसमें स्पेसिफिकली बच्चे जो है वो सिवाय उन 2 फियर्स के जो मैंने इनिशियली बताए हैं, लाउड नॉइज और हाइट वाले फियर के, और कोई फियर नहीं होते। आप देखते हैं ना, उन्हें ये पता होता है कि आग उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, आप उन्हें बचाते हैं। उन्हें ये भी नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब है, कहने का मतलब ये है कि ये जो फियर्स हैं इसका मतलब है लर्न है, ठीक है। और मैं जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हूँ वहां पर मैंने सेफ्टी को क्रिएट करने के लिए इसे लर्न किया। अब अगर जब मेरा फियर मुझे सेफ कर रहा है, ठीक है, और मुझे सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरफ लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फियर मेरा नॉर्मल, ठीक है, उसके होने में कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि उसका जो बेसिक पर्पस है कि मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरफ जाऊं या सेफ्टी मेजर्स की तरफ जाऊं, मैं उसी की वजह से उसको मेंटेन कर रही हूं। तो दैट इज समथिंग विच इज नॉर्मल फियर, ठीक है। आपको मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों का खौफ होता है, अक्सर लोगों को मकड़ी का होता है, ठीक है, या ऐसी चीजें जो हशरातुल अर्ज का होता है, ठीक है, क्योंकि हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता और हम उनके बारे में बहुत एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि वो किस तरह से हमारे लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो हम उनकी तरफ से फियर रखते हैं। लेकिन उन फियर्स की वजह से कोई लिमिटेशंस क्रिएट अगर लाइफ में नहीं हो रही होती, तो अगेन दिस इज अ नॉर्मल फियर। अब बात यह है कि फियर ऑफ फ्लाइंग भी है। जैसे मैंने कहा, बहुत से लोगों को फ्लाइट्स का फियर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिमिट नहीं कर रहे होते, वो फ्लाइट्स भी कर रहे होते हैं, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके लिए ले रहे होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक नहीं होते, दैट इज अगेन नॉर्मल फियर। फोबिक रिस्पॉन्स क्या है? जब हम फोबिया की बात करते हैं, जहां पर इवन हमें मेडिसिन की मैनेजमेंट की तरफ जाना भी पड़ जाता है, ठीक है, साथ साथ जब हम साइकोथेरेपी की बात कर रहे होते हैं, वो मल्टीपल फोबियाज हो सकते हैं, मल्टीपल फोबियाज हैं, ठीक है, जो कि जिनका एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जो कि प्रोफेशनल पर्सन ही डायग्नोज करता है,
बराए मेहरबानी जो नेट से देखकर या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उससे जो है आप खुद को डायग्नोज नहीं कर सकते। अगर आप डायग्नोसिस चाहते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने कहा कि डायग्नोसिस मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वाकई में डायग्नोसिस चाहते हैं तो उसके लिए किसी प्रोफेशनल पर्सन को ही आप कंसल्ट करें, तो ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके कि आइदर इसके लिए ज़रूरत भी है आपको कंसल्टेशन की या नहीं है। फोबिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं या पर्टिकुलरली फोबियाज हैं क्या, ठीक है। फोबियाज में बेसिकली ये होगा, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मुझे फ्लाइंग का फियर है, ठीक है, और मुझे बहुत नेसेसरी, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरी मल्टीपल जिसे आप कहें इंगेजमेंट है, ठीक है, मेरी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अब अगर मैं उस फियर की वजह से जो इंतहाई मेरे लिए ज़रूरी भी है, मेरे प्रोफेशनल लेवल पर भी, जनरली जिसे आप कहें कि मेरी पर्टिकुलर अपनी जिसे आप कहें पर्सनल रीजंस की बेसिस पे भी मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ, यानी मैं प्लेन में जा ही नहीं पाती, ठीक है, और मैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव मोड्स लेती हूँ, ठीक है, और मैं अवॉइड करती हूँ। डेफिनेटली ठीक है, मैं सिटी लेवल पर, अगर इंटरसिटी लेवल पर बात करूँ तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैं पर्सनल कार ट्रैवल भी कर सकती हूँ, मैं ट्रेन में भी जा सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई दूसरी कंट्री विजिट करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे प्लेन की ज़रूरत ही पड़ेगी। लेकिन मैं अपनी तमाम चीज़ों को स्टेक पे लगा देती हूँ और मैं उसके लिए ऑप्ट नहीं करती, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, कि मैं जो है वो जिसे आप कहें कि मुझे ये यकीन है कि जो प्लेन है, ठीक है, वो मोड जो है ट्रांसपोर्ट का मेरे लिए फिजिबल हो ही नहीं सकता और कोई ना कोई नुकसान होगा, ठीक है, और उसमें अगर मैं ट्रैवल कर भी रही हूँ तो मैं एंजाइटी की या पैनिक लाइक सिचुएशन में चले जाती हूँ, तो दैट इज समथिंग, ठीक है, जिसे आप कहें कि वो फोबिया के लेवल का रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट हो चुका होता है और उसको जो है वो आपको ट्रीटमेंट उसके लिए लेना ज़रूरी है। मोहम्मद अख्तर साहब, वालेकुम अस्सलाम। आप, मेरी बेटी जिसकी उम्र 7 साल है वो मुझसे डरती रहती है 1 साल के अरसे से। वो मुझे खुद बताती है कि आप जब किसी मेरे भाई और बहन को डांट रहे होते हो तो मैं भी डर जाती हूँ, प्लीज़ गाइड मी हाउ टू मेक हर हैप्पी। अच्छा, मोहम्मद अख्तर साहब, 7 साल की आपकी बेटी है, ये अच्छी बात है कि वो वर्बलाइज करती है और आपसे बात अगर वो कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके साथ यकीनन जो उसका एक रिलेशनशिप है बीइंग फादर, ठीक है, वो इस लेवल का है कि वो आप उसे हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। पहले मैंने जैसे इनिशियली शुरू से मैं कह रही हूँ कि पहले ये समझने की ज़रूरत है उसे फियर किस चीज़ से, उसे किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है। वो आप बहुत अच्छे से तरीके से बता रहे हैं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस या मे भी जो भी आप कभी उसने डांटते हुए देखा है या कभी उसने आपको हार्श पनिशमेंट करते हुए देखा है या व्हाट्सोएवर, आपके हिसाब से शायद वो आपके लिए सिर्फ डांट है, ठीक है, और आपके लिए मे बी कि वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जो डेफिनेटली वो डांट का जो एक्सपीरियंस है, आपके क्या अल्फाज हैं, आपने क्या क्या एक्शंस होते हैं जो उसके लिए जिसे आप कहें कि वो फियर की तरफ उसे लेके जा रहे हैं, उन चीज़ों को विजिट करना आपको ज़रूरी है। अगर आप उसे खुश रखना चाहते हो तो डेफिनेटली उसने आपको बता दिया है कि अगर आप लाउड, शायद मे भी हो सकता है कि आप लाउड होते हैं, मे भी हो सकता है कि उसने कॉन्सिक्वेंस फेस करते हुए जो देखा है बहन भाई को, चाहे वो कॉर्पोरल पनिशमेंट है अगर, या वो फिजिकल कभी अगर उसने देख लिया है कि बाज़ दफ़ा हो जाता है कि हिट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको वो, इसका मतलब है कि अपने आप को उस सिचुएशन में रख के इवेलुएट कर रही है कि अगर किसी और के साथ हो सकता है तो डेफिनेटली उसके साथ भी हो सकता है, और अगर उसके साथ होगा तो शी इज़ एक्चुअली अनएबल टू बियर दैट पर्टिकुलरली। सो इसका मतलब है कि हमें ये एक तो पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये मेरा बीइंग प्रोफेशनल एक जो है मशवरा है कि बच्चों के साथ देखिए, पनिश करने का या तंबीह करने का या गाइड करने के लिए ये बिल्कुल कहीं ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा हार्श लेवल पर जाएं या हम हमेशा लाउड हों या हम अपने गुस्से के इजहार को हमेशा फिजिकली मैनिफेस्ट करें, ठीक है, या इंतहाई जिसे आप कहें सख्त तरीन सज़ाओं के थ्रू एक्सप्रेस करें। जब भी कभी कोई एक्शन या बच्चों के बिहेवियर्स को हमें दुरुस्त करना होता है तो उसके लिए हमें डिस्कशन का मोड अपनाना होता है, ठीक है, और डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल कहीं ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बच्चों
के साथ जो है हार्श कम्युनिकेशन में जाएं, या जिसे हम कहें कि हार्श एक्शंस की तरफ जाएं। तो आपके अपने सवाल में उसका जवाब है कि डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से, जैसे आप कहें कि ये उसके लिए जो है थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रही है, ठीक है, और उसने ये लर्न कर लिया है। इसका मतलब है कि अब उसने ये अज्यूम कर लिया है कि कभी भी उससे कोई भी मिस्टेक होगी तो आप उसके साथ भी शायद, यानी वो भी इस सेम सिचुएशन में आ सकती है, और अगर वो इस सेम सिचुएशन में आएगी तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली ये चीज, ये जो थिंकिंग है वो उसे और ज्यादा, जिसे आप कहें, फियरफुल रिस्पॉन्सेज की तरफ लेके जा सकती है। तो द बेस्ट वे इज बेसिकली टू मॉडिफाई योर पैटर्न ऑफ, जिसे आप कहें कि अगर आप ट्रेन करना चाहते हैं या बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, या किसी गलत, जिसे आप कहें, बिहेवियर को आप ऑल्टर करना चाहते हैं, तो आपको दूसरी ऐसी पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज की तरफ जाना चाहिए, या इस वेज की तरफ जाना चाहिए जहां से, जिनके थ्रू आप बिहेवियर चेंज भी क्रिएट कर सकें, और वो ज्यादा, जिसे आप कहें कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में जब आप चेंज करते हैं, या गाइडेंस के थ्रू करते हैं, या डिस्कशन के थ्रू करते हैं, और बच्चों को ये सेंस भी होता है, यानी जहां गाइडलाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस सही क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां पे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है फॉर बिहेवियरल चेंज। अब रह गई बात इसकी कि अगर वो चीज, अब डिपेंड करता है कि क्या ये फियर वाकई में इस लेवल का है कि हम जिसे कहें कि इतना इंटेंस है कि उसकी वजह से मेजर डिसरप्शन हो रहा है, और हमें जो है उसको सेशंस में या काउंसलिंग भी लेना चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, डेफिनेटली फिर मैं आपको उसके लिए रेफर करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है बच्ची की, क्या अगर वो चीज, वो थॉट या वो सीन उसके जहन में इतना, जिसे आप कहें कि स्ट्रांगली जिसने इफेक्ट किया है, उसको किस तरीके से जो है वो ऑल्टर किया जा सकता है, वो प्रोफेशनल हेल्प के लिए फिर आपको फर्दर गाइड किया जा सकता है। इरफान खान साहब लिखते हैं कि मैडम हम जब कोरोना के फियर की वजह से बार बार जो हाथ धो रहे होते हैं तो ये ओसीडी में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या? हमारे लिए ऐसा करना ठीक है? अच्छा इरफान खान साहब, पहले तो ये समझ लें कि हम फियर की वजह से नहीं कर रहे, बेसिकली हमें ये गाइडलाइंस दी हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। कोरोना का खौफ नहीं है, ये तो सफाई की बेसिकली, ये वैसे तो अब कोरोना के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हमें वैसे भी बार बार हाथ धोने चाहिए, वैसे भी हमें अपनी हाइजीन का ख्याल करना चाहिए, वैसे भी जब हमें छींक और खांसी आती है तो हमें हाथ अपने मुंह पे रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जर्म्स स्प्रेड ना हो। तो ये गाइडलाइंस तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन अब बात यह है कि हम इसे फॉलो जो कर रहे हैं वो कोरोना की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि अगर, यानी इस तरीके से जर्म, यानी ये वो कॉमन बिहेवियर्स हैं जिनके थ्रू जर्म्स स्प्रेड करते हैं। ये बात थी कि हम करते नहीं थे पहले ना, हम धोते थे, हमें पहले भी हाथ धोना चाहिए। हमें इस चीज की गाइडेंस हर लेवल पर मिलती है, चाहे वो रिलीजियस हो, ठीक है, चाहे जिसे आप कहें बायोलॉजिकल लेवल पर हो, जिसे आप कहते हैं कि यानी मेडिकल बेसिस पे, मेडिकल साइंसेस भी आपको यही बताती है, और जनरली जिसे आप कहें कि जो आपकी एक पर्टिकुलर हाइजीन की जो बात होती है, कंसर्न, उसमें भी ये होती है। बार बार हाथ धोना, आप ऐसा भी नहीं है कि मैं जिसे आप कहें कि मैंने बगैर, यानी मैं बैठ ही नहीं रही हूँ और पूरे वक्त जो है वो मुसलसल हाथ धोए जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। चांसेस ओसीडी के होना, ओसीडी का एक अपना एक अलग एटियोलॉजी और एक अपनी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब हाँ, ये जरूर है कि मेरा खौफ इतना बढ़ जाए अननेसेसरी कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। यानी मैं अगर एक दफा हाथ धो रही और उस वक्त तक मैंने किसी ऐसी चीज को टच नहीं किया है, मैं किसी ऐसी जगह पे मेरा एक्सपोजर नहीं हुआ है जहां मेरे हाथ गंदे हो सकते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा मैं कॉन्टामिनेटेड चीज को मैंने टच नहीं किया है, तो डेफिनेटली मुझे सेटिस्फाई रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी चीज, मैं बाहर से आई हूँ, मैंने कोई गेट को छुआ है, या मैंने कोई पब्लिक वाली ऐसी चीज की जगह को छुआ है, ठीक है, या मेरा एक्सेस हुआ है, तो हमेशा वहां पे सेफ रहने में मार्जिन मेरे पास हमेशा ज्यादा रहेगा कि फॉर द सेफ्टी मैं कर लूं, ठीक है। तो ऐसा कोई अभी तक रिसर्च तो नहीं। हाँ, ये जरूर है कि एंजाइटी जब बढ़ती है आपकी, ठीक है, और आपकी अगर कोई वल्नरेबिलिटीज हो, पर्टिकुलरली कुछ इस तरह से पहले ही पर्सनैलिटी में, एस्पेक्ट्स में कुछ इस तरह के कंसर्न्स हो जो लीड कर सकते हैं, आपको वल्नरेबल बना सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ, तब तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी ही बात है बिल्कुल कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो ये बार बार हाथ धोना है, या मास्क वियर करना है, ठीक है, या जिसे आप कहें कि हर चीज को डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है, जो एहतियात करनी है, दैट इज एहतियात, एक्चुअली दैट इज नॉट फियर, बेसिकली इट्स अ प्रीकॉशनरी मेजर। तो फियर के वर्ड को हटाइए, ये वो जरूरत है जो हमें करना इंतहाई, जिसे आप कहें इस वक्त
जो मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरी है। मैं घर में अगर होती हूँ, ठीक है, और मैं अगर आइसोलेटेड हूँ, ठीक है, मैं अपने जिसे आप कहें कि मेरे एक्सेस में जो चीज़ें हैं वो पब्लिकली और दूसरे लोगों के एक्सेस में नहीं है, तो मैं हैंड वॉशिंग की तरफ इतना जिसे आप कहें फ्रीक्वेंसी में नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर मैं मल्टीपल जिसे आप कहें डिफरेंट रूम्स को अगर विजिट करती हूँ या मेरी एक्सपोजर होता है, ठीक है, विद इन अदर इंडिविजुअल, तो डेफिनेटली मैं अगर अपने आप को जब मुझे छूना होता है या वापस कोई चीज़ लेनी है खानी है तो मैं ज़रूर हाथ धोऊंगी। तो बार बार हाथ धोना इज़ बेसिकली लोगों ने क्योंकि रिलेट किया हुआ है कि बार बार हाथ धोना इज़ अ कॉमन इंडिकेशन ऑफ OCD। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सिम्टम जो है वो किसी भी, यानी OCD की सिर्फ एक यही सिम्टम नहीं है, OCD के और दूसरे जो है डिफरेंट जो है वो पर्टिकुलर जो कॉजेज होते हैं वो अपनी जगह मौजूद होते हैं और एक फुल एटियोलॉजी होती है। और बात यह है कि अगर चलें हो भी जाए, सपोज कि मैं कहूँ कि एक एंजाइटी इतनी हाइटेंड हो गई है, ठीक है, कि मैं ओवर एंशियस हो गई हूँ, ठीक है, सो उसके भी सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं। हर बिहेवियर याद रखिए जो लर्न किया जा सकता है वो अनलर्न भी किया जा सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर डेवलप होती है तो हमेशा उसका कोई ना कोई जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है वो ज़रूर मौजूद होता है। वालेकुम अस्सलाम हुमा शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट। जमाल खान, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू वेट फॉर कोरोना टू लर्न इट। अनफॉर्चुनेट हम नहीं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि हमें ऐसे ही सीखना था, ठीक है। कुदरत हमें सिखा रही है, नेचर हमें सिखा रही है। बात पॉइंट ये है कि अगर अभी भी सिखा रही है तो हम सीख लें, ठीक है। पॉइंट हमारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, अच्छी बात है, और हम भूल ना जाएं इस चीज़ को। ये हमारे वैसे ही जनरल रूटीन में शामिल होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगर ये हमारी रूटीन में रही होती तो शायद हमें उस तरह के प्रॉब्लम जिस तरह के हम अब फेस करते हैं वो ना जो है करने पड़े। मोमन खान साहब, आपने कहा शार्प ऑब्जेक्ट फियर मैनेजमेंट, आप अपने सवाल ही को रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो आप मेरा नेक्स्ट सेशन होगा मैं उसमें इसको आंसर करूंगी, लेकिन ये जहन में रखिए कि जो शार्प ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है अगर मुझे उससे फियर है तो उस फियर से रिलेटेड मेरे कोई स्पेसिफिक थॉट्स होंगे। उन शार्प ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे थॉट क्या हैं? क्या मुझे ये फियर होता है कि वो मुझे पर्सनली हार्म कर देंगे? क्या वो मुझे ये फियर होता है कि मैं किसी को हार्म कर दूंगा, ठीक है, या व्हाटसोएवर इस बेसिस पे। और अगर मुझे ये थॉट्स आते हैं तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई बेसिस होगा जो मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंस से रिलेट करता होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो नेगेटिव एक्सपीरियंस शायद आप खुद जिसे आप कहें रिकॉल ना कर सकें या आइडेंटिफाई ना कर सकें, लेकिन अगर वो इतना सिवियरिटी लेवल का है जिसकी वजह से आप कोई भी जिसे शार्प ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं करते, मसलन शार्प ऑब्जेक्ट में छुरी आ जाती है, आपको अगर फ्रूट काटने के लिए भी छुरी यूज करनी पड़े तो आप नहीं यूज कर पाते, ठीक है, आप बैठे रहते हैं। और अगर आपको कोई देने वाला भी ना हो, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई दूसरा आपको काट के दे देगा, तो आप फ्रूट छोड़ देंगे या आप खाना छोड़ देंगे और आप नहीं खाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज ये ऐसी वाली बात है, ठीक है, तो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। लेकिन अगर वो आप कभी कभी उसे मैनेज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो फियर जो है वो मेजर इशू नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह से जो आपको डिसेबल कर रहा है आपकी फंक्शनिंग को, तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा अंडरलाइन एक्सपीरियंस मौजूद है, ठीक है, जो कॉज मौजूद है जो उसको लीड करता है। उस कॉज को फेस करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि फेस इट, ठीक है, एंड रेज देम, ठीक है, तो उसको फेस करना जरूरी है। और फेस करने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ताकि आप जो है उसको फेस उस तरीके से कर सकें और उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसे फॉलो कर सकें, ठीक है। डेफिनेटली यूजुअली जो होता है, यूजुअली मैं कह रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो कि शार्प ऑब्जेक्ट का जो कंसर्न होता है वो थ्रेट सेल्फ से ही रिलेटेड होता है बेसिकली, या कोई किसी ना किसी नुकसान का अंदेशा होता है, ठीक है। सो अगर वो नुकसान का जो अंदेशा है वो रियलिटी में कितना एग्जिस्ट कर सकता है, हमें जो है इस चीज को एवेलुएट करने की पहले जरूरत है, एंड देन फिर उसके लिए रेमिडीज कॉज करने के लिए जरूरत है। हाउ टू लर्न समथिंग, मोहम्मद नोमान लिखते हैं, हाउ टू लर्न समथिंग, किसी भी चीज को देखिए, कोई भी चीज़, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आपको लर्न करना चाहते हैं आप, तो आपको उसे रिपीट करना होता है, आपको उसे प्रैक्टिस करना होता है। पहले तो उसे आपने व्यू करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि है क्या, ठीक है, आप उस पर फोकस करते हैं, एंड देन आप उसे रिपीट करते हैं। जब आप रिपीटेडली किसी एक्शंस को बार बार जो करते हैं, ठीक है, दोहराते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी अनकॉन्शियस लर्निंग का पार्ट बन जाता है। इस तरह ही हम चीज़ लर्न करते हैं, ठीक है।
बिल्कुल उसी तरीके से कि जब आपने पहली दफ़ा ABC सीखी होगी तो आपको बहुत जो है A to Z जो है सुनाने में डिफ़िकल्टी होती होगी, लेकिन इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए तो आप फरफर जो है उस चीज़ को सुना देंगे। तो वो कैसे लर्न हो गई? या इसी तरह बिल्कुल जब हम डिफरेंट क्लासेस पढ़ रहे होते हैं तो हमने जो जो कोर्सेज पढ़ लिए होते हैं उनमें हमने जो मैथ्स के सॉल्यूशन सीख लिए होते हैं, तो अब उसको हमने क्योंकि बार बार रिपीट करके और प्रैक्टिस के थ्रू जो है अनकॉन्शियसली लर्न कर लिया होता है, तो हम उस चीज़ को जैसे आप कहें कि फिर पर्टिकुलरली उसमें हमें लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। लर्निंग के स्टेप्स हैं, ठीक है, टोटल 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, और अगर उनमें उन स्टेप्स को हम फॉलो करते रहें, हम रिपीट करते रहें, सही, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो रिपीटिशन ही वाला है। कोई भी चीज़ जो आप लर्न करना चाहते हैं आप उसे रिपीट करते रहें, वो पार्ट बन जाएगी आपकी लर्निंग का, ठीक है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो भी करने पड़ेंगे डेफिनेटली। जो स्टेप्स हैं उनको लर्न करना और उनको एक्शन में कन्वर्ट करना। सैयद अमीर हैदर, प्लीज रिस्पॉन्स टू माई क्यूरी हाउ आई कैन अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन पे आई थिंक इसी पेज पे डॉक्टर सोबिया का आफ्ताब का एक प्रोग्राम है, अगर आप इस पेज पे सर्च करेंगे उसकी वीडियो डेफिनेटली अवेलेबल होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आई एडवाइस यू कि काइंडली आप उस वीडियो जो है लिंक को ज़रूर जो है वॉच कीजिए, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, मरियम, Aradhya Malik, I was just scrolling and suddenly feels as Dr. Rifat is speaking, her way is same as okay, आप शायद किसी और से बात करिए मरियम, आई थिंक कि आप मुझसे बात करिए। ओके, नाउ मैंने अभी आपको ये बताया था कि नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ फियर और जो फोबिक रिस्पॉन्स ऑफ फियर है उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। और फियर को हमने ये समझ लिया कि हमें फियर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त होगी जब वो ब्लॉक क्रिएट कर रहा होगा आपकी फंक्शनिंग में, तब हमें उससे उस खौफ से, अपने खौफ से तब हमें खौफजदा होना चाहिए। फोबिया को बेसिकली डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं कि फोबिया जो है बेसिकली क्या है, खौफ का खौफ है, ठीक है। यानी मेरा कोई फियर है जिसका मुझे एक्सेसिव मजीद और खौफ है, तो तब ऐसी फोबिक सिचुएशन क्रिएट होती है। अच्छा, फोबिया या फियर जो है वो इतना कॉमन क्यों है हम इस चीज़ को भी समझ लें। बहुत कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सबसे बेस्ट जिसे आप कहें कि ट्रीटेबल, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हाईली इफेक्टिव है और ये आसानी से ट्रीट हो जाता है, ठीक है। यानी इसके जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत पॉजिटिव प्रोग्नोसिस होता है, ठीक। अगर आप वाकई में अप्रोच किसी ऑथेंटिक प्रोफेशनल पर्सन को करते हैं तो आप हम अपने जो फियर हैं, ठीक है, या सॉरी फोबियाज हैं, आप उनको जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो कॉमनली फियर होता क्यों है या फोबिया होता क्यों है, ठीक है, हम क्यों इसमें स्टक हो जाते हैं, मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा जब हम मैकेनिज्म बता रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा ऑडियंस के लिए शायद सम टाइम डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजीज़ भी होती हैं और उसको साइंटिफिक लेवल पर थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए उसे आसान करके समझा सकूँ। हाँ, आप चाहे एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें, ठीक है, चाहे आप मूड डिसऑर्डर्स की बात करें, आप किसी भी पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात अगर करते हैं तो हमेशा जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, या प्रॉब्लम जो होता है हम 3 लेवल पर फेस करते हैं, ठीक है, 3 कंपोनेंट के लेवल पर फेस करते हैं। एक पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हम थॉट लेवल पर करते हैं, यानी सोच के लेवल पर, ठीक है। हमारी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थॉट्स ऐसी होती हैं जो कि हमें लीड करती हैं टूवर्ड्स पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फिर दूसरे लेवल पर हमारी इमोशन, क्योंकि उन थॉट्स की वजह से हमारे इमोशंस या हमारी फिजियोलॉजी जो है वो ट्रिगर हुई हुई होती है। इमोशनल रिस्पॉन्स हम यानी या तो अपसेट फील कर रहे होते हैं, हम डिस्ट्रेस फील करते हैं, हम सैड फील करते हैं, ठीक है, हम ओवरवेल्म फील करते हैं, यानी हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व होता है। और तीसरी चीज़ है बिहेवियर, ठीक है, कि हमारा पर्टिकुलरली कोई ना कोई एक्शन होता है और यूजुअली वो जो एक्शन होता है वो अवॉइडेंस की या एस्केप के एक्शन की तरफ होता है। तो ये 3 चीज़ें मेन कॉमन है, ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर जब आप साइकोलॉजिकल हेल्थ की या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये तीनों कंपोनेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फियर जो है बेसिकली या फोबियाज जो है उसकी क्वालिटी ये है कि वो इंतहाई हाइटेंड लेवल पर इन 2 रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट कर देता है, फिजियोलॉजी को, ठीक है, और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड आपकी जो थिंकिंग की एबिलिटी है उसको डाइवर्ज करता है, सिर्फ थिंकिंग लेवल पर या नहीं रहने देता बल्कि इमेजरीज में ज़्यादा, जिसे आप कहें
आपके सामने उस खौफ को एक शक्ल की सूरत में, यू एक्सपीरियंस हेयर इट एज ए रियल, आपको पिक्चर नजर आती हैं, आपको उसकी वीडियोस नजर आती हैं, ठीक है, यू एक्चुअली रीलिव और लिव, ठीक है, वॉट एवर योर अनरियल फियर जिसे आप कहें या इमेजिन फियर है, उसे आप पूरी एक जो है जिसे आप कहते हैं क्लिपिंग फॉर्म में वो चलती है। तो इसका मतलब है कि जो फियर है वो बेसिकली बायोकेमिकल जो लेवल है मेरा, यानी मेरे जिस्म में खारिज होने वाले हार्मोन्स जो मेरे निज़ाम को चलाते हैं, मेरे दिमाग से खारिज होने वाले वो जिसे आप कहें न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हाइटेंड लेवल पर जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से बायोकेमिकल चेंजेस या रिएक्शन की जो एक चेन होती है वो बॉडी में शुरू होती है, ठीक है। उन बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होता ये है कि जो बॉडी है वो थ्रेट फील करती है और जो पर्सन जो होता है वो उन फिजिकल रिएक्शंस की वजह से एक्सट्रीमली अलर्ट हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आजकल, ठीक है, किसी को अगर जरा सी भी सांस लेने में कोई दुश्वारी होती है तो उसको सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ऑल्दो कि क्योंकि हम इस वक्त कन्वर्सेशन में नहीं है तो सारे लोग उसको, मैं आपके आंसर्स को नहीं सुन सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि 90% जो है वो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि पहला ख्याल आपका जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई, ठीक है। उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे होते कि आपने कोई ऐसी जगह, इवन कि अगर आप लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं और घर में भी हैं तो सबसे पहला ख्याल आपको यही आता है, ठीक है, क्योंकि आप वो फिजिकल सिम्टम जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो फिजिकल सिम्टम जो है वो आपको इतना अलर्ट करती है, क्योंकि वो मैच करती है जाके, तो वो फौरन आप जाके उसे उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से मैच करते हैं। तो ये अगर समझ पाए कि आपका माइंड इंतहाई क्विक होता है इस हवाले से कि वो मैचिंग करना शुरू करता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर बायोकेमिकल चेंज है, ये पर्टिकुलर फिजिकल सिम्टम है, हार्ट रेट तेज हो रहा है, ठीक है, एक्सर्शन फील हो रही है। जाहिर बात है जब सांस की रफ्तार बहुत तेज होती है या आप प्रेशर्ड ब्रीदिंग की तरफ होते हैं तो चेस्ट पर एक प्रेशर फील हो रहा होता है और वो आपको एक्सर्शन की तरफ लेके जाता है। तो वो तमाम सिम्टम, अब अगर मैं फियर की बात करूं, फियर में जैसे फिजिकल सिम्टम में एग्जॉस्ट होना है, ठीक है, फिजिकल सिम्टम में आपकी जिसे आप कहें कि जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई होना है, आपकी जो हार्ट पाउंडिंग है जो है वो तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी वो, अच्छा, फिर चोकिंग फील होती है, गले में भी बाज दफा ऐसा लगता है कि कोई चीज फंस गई है, बात करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। सो अगर इन सारी सिम्टम्स की मैं बात करूं जो बायोकेमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो आजकल की पेंडेमिक सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो वो सारी की सारी वो सिम्टम्स हैं जो कि करंटली कोरोना की सिम्टम्स से मैच कर रही होती हैं, ठीक है। तो फौरन मेरा माइंड, क्योंकि मैं इस वक्त ओवरवेल्म हूं और हम लोग जो भी सिचुएशन इस वक्त फेस कर रहे हैं सिनेरियो, तो मेरा माइंड क्या करेगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा कि कहीं ये तो नहीं है। अब बात यह है कि जब मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है, मेन डीलिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि मैं उसको कैसे एड्रेस करती हूँ, ठीक है। जब मेरे जहन में ये थॉट आ रहा है तो क्या मैं अपने आप को इस लेवल पर मैनेज कर पा रही हूँ कि मैं ऑप्शंस को या जो ऑल्टरनेटिव जिसे आप कहें ऑप्शंस को सोच सकती हूँ और चेक इन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि ओके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, क्या मैंने कहीं ऐसी जगह को एक्सेस किया है, ठीक है। और अगर वो मेरे जवाब यस यस में आते चले जा रहे हैं तो डेफिनेटली अब फिर उसका एक्शन क्या हो सकता है। अगर मुझे ये कंसर्न है तो डेफिनेटली मैं सिर्फ खौफजदा नहीं रहूंगी, उसके लिए मुझे एक्शन प्लान की तरफ जाना पड़ेगा, मैं अपना टेस्ट भी कराऊंगी, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है, ठीक है, अगर मुझे डाउट है कि मुझ में ये सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली मैं उसके लिए ये स्टेप लूंगी कि मैं आइसोलेशन की तरफ अपने आप को आइसोलेट करूंगी, मैं लिमिट करूंगी अपने इंटरेक्शन को विद इन द फैमिली अनटिल एंड अनलेस, तब तक जब तक कि मुझे ये क्लियर नहीं हो जाता कि क्या ये मुझे वाकई में है या नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि जो मैं ड्वेल करती रहती हूँ उसी फियर में या उसी थॉट में, मुझे उस जो ड्वेलिंग को जो है वो मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है। यहां से हम अपने कंट्रोलिंग पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि फिजिकल रिस्पॉन्सेज या फिजियोलॉजी के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इतने ओवरवेलमिंग होते हैं कि पर्टिकुलरली पर्सन की जो एबिलिटी होती है उस वक्त, ठीक है, 20 से लेके 60 मिनट तक फाइट और फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है ना, आई होप सो कि एवरीबडी इज अवेयर ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है, फिर भी बता देती हूँ कि आपकी जो बॉडी है वो बेसिकली किसी भी डेंजर या खतरे की सूरत में
आपको केमिकल लेवल पर प्रिपेयर कर रही होती है कि आपको इतनी एनर्जी आपके पास हो कि अगर आपको भागने की जरूरत पड़े उस सिचुएशन से तो आप भाग सकें, और अगर आपको फाइट करने की जरूरत पड़े तो आप फाइट कर सकें। सो उसके लिए वो सिस्टम अंदर जो है इतना एक्टिवेट होता है ताकि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके और आप उसे यूटिलाइज कर सकें। तो जब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है फियर की सिचुएशन में, ये बहुत दफा ठीक है इतना एक्सेसिव और हाइटेंड होता है कि पर्सन जो है वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है बेसिकली आप किसी भी थ्रेट सिचुएशन में, अब थ्रेट का मतलब ये नहीं है कि मेरी जान ही को खतरा है, वो थ्रेट ये भी हो सकता है कि मैं क्लास में मौजूद हूँ और मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और मेरी प्रेजेंटेशन का मुझे मेरे मल्टीपल जो है कंसर्न्स हैं कि शायद मैं इफेक्टिवली नहीं दे पाऊंगी और उसका खौफ है या मुझसे कुछ गलत हो जाएगा या व्हाट्सोएवर, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स उस वक्त भी स्टार्ट हो जाएगा। बताने का मतलब है कि थ्रेट का मतलब ये नहीं होता, या डेंजर का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत ही बड़ा आपको कोई खतरा है। ये जो छोटी सी थॉट भी है ये आपके लिए, आपके माइंड के लिए थ्रेट ही परसीव करती है। माइंड इस लेवल को जज बिल्कुल नहीं करेगा कि ये थ्रेट छोटा है या ये थ्रेट बड़ा है, ठीक है। वो उसी तरह से सेम तरीके से आपकी फिजियोलॉजी को एक्टिवेट करेगा। 20 से लेके 60 मिनट तक जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, अगर आप उसे एड्रेस नहीं कर रहे या अगर आप रिजॉल्व करने की तरफ नहीं जा रहे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओवरवेलमिंग सिचुएशन में थिंकिंग की लेवल पर हैं और आप एक्शन लेवल पर नहीं जा रहे, तो ये एक्सीड भी कर सकता है। लेकिन अगर आप उसमें एक्शन एक्शन की लेवल की तरफ आते हैं और एक्शन के स्टेप्स की तरफ आते हैं, तो ये साइकिल 20 से 60 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है और पर्सन जो होता है वो फिर वापस से अपने बॉडी रिस्पॉन्स को नॉर्मलाइज जो है वो फील करना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो टाइम होता है कि जब आप अपने जिसे आप कहें कि पर्टिकुलर अगर थिंकिंग को आपको ऑल्टर करना है तो आप उसे जो है वो ऑल्टर भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, पर्टिकुलर सिम्टम में जो है अच्छा, मैं एक और बात फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की लिए बता दूं आपको, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि हमेशा फियर या फोबिया की जब आपसे कोई बात करता है और अगर आप स्पेशली पैनिक अटैक, क्योंकि पैनिक अटैक जो है एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है और फोबिया की कंडीशन में जो है पैनिक अटैक्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं। और पैनिक अटैक सेम एज इट इज़ जिस तरह के कोई पर्टिकुलर हार्ट अटैक में या कोई इस तरह की मेडिकल रीजंस की वजह से कोई जो सिम्टम्स होती हैं बिल्कुल सेम उसी तरह की सिम्टमेटोलॉजी प्रोड्यूस होती है। तो हमेशा जिसे आप कहते हैं कि जो गोल्डन स्टैंडर्ड रूल है वो ये है कि कभी भी अगर आप फिजिकल सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो फ्रीक्वेंट हैं, ठीक है, और आपके पास उसका कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, तो सबसे पहले जो है आपको मेडिकल लेवल पर उसको रूल आउट करना जरूरी होता है। एक जो ऑथेंटिक प्रोफेशनल या जिसे आप कहें कि जो कंसल्टेंट होगा वो हमेशा आपको ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पर हेल्प आउट करना शुरू कर दे, वो हमेशा आपसे जो आपकी मेडिकल एक चेकअप होता है वो उसको भी जो है आपको एक्सेस कराएगा और ये रूल आउट करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में कोई बायोलॉजिकल रीजन ऐसा मौजूद हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप वो सिम्टम जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसको डिफरेंशियली डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि हर वक्त हर चीज को ये समझना जरूरी नहीं है कि ये मुझे जो सिम्टम हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फियर या फोबिया ही की वजह से हैं। एक दफा जब आप क्लैरिटी, डायग्नोस्टिक क्लैरिटी की तरफ चले जाएं और आपको ये क्लियर हो जाए तो देन आप जो है उसके लिए फिर अप्रोप्रिएट जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, यानी आपका जो ऑटोनॉमिक अराउजल हो रहा है, ठीक है, या आपकी फिजियोलॉजी जो चेंज हो रही है, ये हमेशा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि आप अगर अपनी इमेजिनेशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार वो रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, तो वो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ट्रिगर हो रही है आपकी थॉट की वजह से। वो जनरली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो जनरली जो है वो नेचुरल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स में आपको बाज दफा चेस्ट पेन भी फील हो सकता है, नॉजियाटिक फीलिंग भी हो सकती हैं और इसके साथ साथ बाज दफा किसी को कपकपी यानी कपकपाहट भी जो है वो तारी होती है। अगर ट्रेम्बलिंग आपको पता हो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो जो मसल की तरफ होता है और ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत हाइटेंड लेवल पर, मस्कुलर लेवल पर
मिला हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो वो शेकीनेस की जो फीलिंग होती है वो यूटिलाइज नहीं हो रही होती, क्योंकि एनर्जी तो वो इसलिए क्रिएट होती है। ठीक है, आपको सर्दी लग सकती है, आपको चिल्स हो सकते हैं, ठंडे ठंडे पसीने भी आ सकते हैं। ठीक है, आपका हलक खुश्क हो सकता है। ये वाली सारी जो कैफियत हैं, ठीक है, ये जो सिम्टम्स हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, यानी फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि फियर की हैं। अगर आप इमोशनल सिम्टम की बात करते हैं तो आप इंतहाई ओवरवेल्म फील करते हैं, इतना ओवरवेल्म फील करते हैं कि आपकी जो सोचने और समझने की जो सलाहियत होती है, ठीक है, वो उस वक्त स्टक होती है एंड यू कैन नॉट मूव ऑन, ठीक है, फॉर एनीथिंग। आपके जहन में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थॉट होती है वो ये होती है कि आप अपनी सिचुएशन से या अपनी बॉडी से या अपने ऊपर से कंट्रोल जो है वो लूज कर जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होता है, अच्छा बहुत दफा क्लाइंट ये कह रहा था, आपको ये पता होता है कि जो फियर है ये इरेशनल है। ठीक है, आपको ये भी इसी वजह से तो आप उसके लिए हेल्प लेना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होता है कि ये फियर रियल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बिहेवियरल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज वैसे ही प्रोड्यूस होते हैं। जब ये वाली कैफियत होती है कि आपके जो इरेशनल, आपको ये पता भी है कि आपका फियर इरेशनल है, लेकिन आप फिर भी उसी तरह के रिस्पॉन्सेज जो है आपकी बॉडी में और आपके एक्शन में क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो है फिर जरूर हेल्प लेने की जरूरत है। ठीक है, और इमोशनल रिस्पॉन्स में, इमोशनल सिम्टम में एक ये सिम्टम भी होती है कि उस वक्त एक इंतहाई ये डायर नीड होती है कि आप जो है वो स्केप करें उस सिचुएशन से। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये जज्बाती तौर पर या इमोशनल लेवल पर ये सेंसिटिविटी फील होती है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में, वो कोई भी हो सकती है, मे बी के पब्लिक सिचुएशन में, ठीक है, आपको लगता है, आपको वहां घबराहट होना शुरू होती है और आपको लगता है कि आप यहाँ कंट्रोल लूज कर देंगे, ठीक है, और आपको ये लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड देन आपको ये लगता है कि आपको वहां से क्विट कर जाना चाहिए और आप कर जाते हैं। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ फोबिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सिंपल फियर। सैयद अमीर साहब क्वेश्चन करते हैं कि when I have to speak in front of people I feel anxiety, sweating and shivering। yes, इसको जो फोबिया की एक टाइप है, जिसे आप कहते हैं स्पेसिफिक फोबियाज में भी आती है और इस सोशल फोबियाज में भी आती है, कि स्पेसिफिकली फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होती है या फियर ऑफ इंटरेक्शन होता है, उसके पीछे यकीनन जो कुछ ना कुछ थिंकिंग एरर्स या डिस्टॉर्शंस होती हैं। ठीक है, वो कोई सोच होती है जो कि इसको मिमिक कर रही होती है, इसको प्रेसिपिटेट कर रही होती है, और वो यूजुअली सोच ये होती है, यही वाली जो मैंने अभी बात की, जिसमें कि लूजिंग कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा हाइटेंड होता है। कुछ गलत हो जाने का जो कॉन्सेप्ट होता है सोच में वो ये होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है इस बात पे, या लोगों के मजाक उड़ाने का जो है वो सोच के लेवल पर हमें इस तरह की सोचें होती हैं जो हमें ब्लॉक एक्चुअली करती हैं और हम बिहेवियर में स्केप या अवॉइडेंस की तरफ जाते हैं। तो अगर मुझे एंजाइटी, यानी इसका मतलब है कि मुझे फियर ऑफ जजमेंट होता है, ठीक है, कि लोग मुझे कैसे इवैल्यूएट करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, अगर ऐसे गलत हो जाएगा तो लोग फला फला ये कमेंट करेंगे तो क्या होगा। तो बात दरअसल ये है कि मुझे, ऑल्दो कि उधर स्टेप्स हैं इस चीज को सीखने के, लेकिन सिंपल वे में अगर हम इसे देखें कि ये जो एक ओवर इवैल्यूएशन है ना, ठीक है, कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, दिस इज, वो जो भी सोचेंगे वो इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपको किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है। लोगों के सोचने से आप में पर्टिकुलर क्या चीज आ सकती है, ठीक है, उनका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, ठीक है, और हर किसी की सोच मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो पॉइंट ये है, फियर में हमेशा यही होता है कि आप मुसलसल उन्हीं बातों को सोचते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, जो आपके इख्तियार से बाहर होती हैं, जिसकी वजह से फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल जो होता है वो क्रिएट हो रहा होता है कि सिचुएशन से या अपनी सेल्फ से आपका कंट्रोल जो है वो लूज हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट क्या हो जाएगा, अच्छा अगर लोग हंस लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली जब फियर की जो जिसे या फोबियाज की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो एक कॉमन जिसे आप कहें और बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो पर्टिकुलर जो फियर्स हैं स्टेप बाय स्टेप उनको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, ठीक है, उनको ऑल्टर किया जाता है और उसको फिर एक रिलैक्सेशन कॉम्बिनेशन विद रिलैक्सेशन थेरेपी, ठीक है, जो आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मेथड्स होते हैं उसके साथ कंबाइन करके जो आपके कॉग्निटिव प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए वर्किंग जो है की जाती है, ठीक है। हाँ, ये माइंड ब्लैंक हो जाना जो है, एंजाइटी फील करना, ठीक है,
तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है, मैंने यही बताया ना कि ये इसीलिए होता है, सब चीज़ें ये रिस्पॉन्स होते हैं आपके इमोशनल, क्योंकि मैं इवेलुएट कर रही होती हूँ किस बारे में कि कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, और मैं पहले से ये डिटरमाइन की होती भी हूँ, ठीक है, माइंड में कि मेरा जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर आपकी अप्रीहेंशन या आपने पहले से इस बात को माइंड ने इवेलुएट किया हुआ है कि मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो कहीं पे भी प्लेजेंट बॉडी रिस्पॉन्स तो क्रिएट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मुझे उस थॉट ऑल्टरेशन की तरफ या उस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाने की ज़रूरत होती है। 4 years ओल्ड का दिल खराब होता है और थूकता है छोटी छोटी बात पर। अगर मैं सही समझ पा रही हूँ कि स्पिटिंग करता है, ठीक है, एक 4 years है, पर्टिकुलरली यानी बिहेवियर या थूकना या छोटी छोटी बात जिसे आप कह रहे हैं, इसका मतलब कि कोई ऐसी स्टेट जो उसे नागवार गुजरती है, तो ये उसका अगर बिहेवियरल पैटर्न है और उसने डेफिनेटली वो उसको शो करता है, तो इसके लिए आपने मोमन खान साहब इसी पेज पे जो बिहेवियरल मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर सोबिया आफ्ताब ने एक प्रोग्राम किया है पेरेंटिंग पर और चाइल्ड बिहेवियरल इशू पर, ठीक है, तो आप उसके थ्रू जो है हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो उसने बात ये होती है कि जो भी बिहेवियर रिप्रेजेंट हो रहा होता है पर्टिकुलरली, तो उस बिहेवियर को उसने पहली दफा कहाँ से लर्न किया है, ठीक है, और जब वो बिहेवियर डिस्प्ले हुआ है तो उसको किस तरह का रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट से मिला है उस बिहेवियर के लिए कि जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या ये बिहेवियर अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, यानी वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो इन्वायरमेंट में क्या उसके लिए अप्लाई की भी गई हैं, क्योंकि अगर ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है या ये बिहेवियर जिसे कहें बेनिफिशियल नहीं है, ये डिजायरेबल बिहेवियर नहीं है, तो इस बिहेवियर को अनलर्न कराने के लिए क्या मैंने कोई स्टेप किए हैं या नहीं किए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो कोई भी बिहेवियर जब मैनिफेस्ट हो रहा होता है, और स्पेशली बच्चों के मामले में, क्योंकि बच्चों में ये कैपेसिटी या ये एबिलिटी नहीं होती, वो उस वक्त लर्निंग मोड में होते हैं कि वो ये डिफरेंशिएट कर सकें कि राइट और रॉन्ग क्या है। उनके जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो एक्चुअली वे होती हैं अपनी सिचुएशन में कंट्रोल मैनेज करने के लिए, ठीक है। जैसे उनको जो समझ में आता है वो अपनी इमोशंस को एडिकेटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक्सक्यूज मी, वो तो क्योंकि बिहेवियरली वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो बिहेवियर के थ्रू जो है, टेंट्रम्स के थ्रू उन्हें अपने गुस्से का इजहार करते हैं, ठीक है, या अपनी नागवारी का इजहार करते हैं। ये इन्वायरमेंट का में मौजूद जो केयर गिवर्स होते हैं, ये उनका रोल होता है कि वो ये डिफ्रेंशिएट करा सकें कि अगर मैं अपसेट फील कर रही हूँ या डिस्ट्रेस फील कर रही हूँ या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी मिजाज के हिसाब से नहीं है, तो मुझे उस डिस्ट्रेस का इजहार के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होगा। अगर हम पहले टारगेट ना करें और अगर हम सही से बच्चे को गाइड ना कर पाएं या सिखा ना पाएं और वो बार बार जो है उसी बिहेवियर को रिपीट अगर करता रहे, तो डेफिनेटली फिर वो जो है एक फिक्स बिहेवियर और बिहेवियरल प्रॉब्लम की रेफरेंस में फिर मैनिफेस्ट होता है। ओके, सो अप टिल नाउ जो है, क्योंकि मैंने बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आज क्रिएट करेंगे, तो उसमें हमने ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। मैं जस्ट सम अप कर दूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑलमोस्ट मैं ऑल क्वेश्चंस को जो इससे रेलिवेंट थे उन्हें आंसर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वेडनेसडे में, उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रीटमेंट पे बात करूंगी। उसमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगी जो एक थिंकिंग लेवल पर कैसे फियर को या फोबियास को आप एड्रेस कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स पे बात करूंगी। और जहां पर कौन सा डोमेन है जहां पे डायरेक्टली आपको सेशंस की जरूरत है, उसके लिए भी मैं आपको फर्दर गाइड करूंगी। तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के वो थॉट लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो आप सेल्फ हेल्प लेवल पर यूज कर सकते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं फोबिया या फियर को जो है रिमूव करने के लिए या एड्रेस करने के लिए, और बिल्कुल उसी तरह से किस तरह से अपनी बॉडी फिजियोलॉजी को, ठीक है, या जो आपके बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज हैं उनको ऑल्टर करने के लिए आपके लिए क्या साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हो सकती हैं या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। पर्टिकुलरली मेरा जो वो जिसे आप कहें कि सेशन होगा वो पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट फेस पर करेगा। तो आई होप सो एवरी वन ऑफ यू कैन ज्वाइन दैट, और जो पर्टिकुलर उसमें आप लर्न कर सकें, यानी अगर किसी को है या इवन नहीं है तो वो दूसरे को हेल्प आउट कर सकता है। हम इमेजरी लेवल पर, यानी हम थिंकिंग लेवल पर, बिहेवियरल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर, तीनों पे वो फुल 1 घंटे का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रीटमेंट पर ही होगा। सम अप जो है मैं इसी चीज से करूंगी कि कोई भी फियर हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, चॉइस हमेशा आपकी होती है
कि अगर वो फियर हमेशा यकीन रखें कि किसी ना किसी थॉट से ही जनरेट होता है या किसी ना किसी, जिसे आप कहें, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के ही थ्रू जनरेट हो रहा होता है। अगर जब तक आप उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को या उस थॉट को अवॉइड करते रहेंगे तो कभी भी आप उस फियर को जो है रिजॉल्व नहीं कर सकते। और जितना फियर डे बाय डे स्ट्रांग होता जाएगा उतना ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि वो आपको फोबिया की सिचुएशन में या फोबिया के प्रॉब्लम की तरफ जो है वो वल्नरेबिलिटी को इन्हेंस कर दे। तो ऑलवेज फेस एवरीथिंग, वॉट एवर हैपनिंग इन योर एनवायरमेंट, वॉट एवर हैपनिंग इन योर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और राइज, चॉइस हमेशा आपका होता है। मैं और आप अपनी सोचों, जो भी सोचें आती हैं, ठीक है, मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। मल्टीपल थॉट्स आती हैं, तकरीबन 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आती हैं, लेकिन ये इख्तियार मेरा और आपका होता है कि किन थॉट को मैंने फोकस करना है, किन इमोशनल रिस्पॉन्सेज को मैंने फोकस करना है, किस चीज़ को मैंने एड्रेस करना है। तो चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या ऑप्ट करते हैं, कि आप हमेशा फ्लाइट मोड में ही रहेंगे, ठीक है, यानी कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ उसे अवॉइड ही करते रहेंगे, एस्केप करते रहेंगे, या आप रेजोल्यूशन स्टेप्स की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। फियर एक यूनिवर्सल, नॉर्मल, पर्पसफुल इमोशन है जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद आपकी सेफ्टी है, ठीक है। अगर यानी सेफ्टी है इसका पर्पस, लेकिन अगर आप इसको मिस यूज करेंगे और समझ नहीं पाएंगे तो ये आपको बजाय सेफ्टी के आपको थ्रेट की तरफ लेके चला जाता है। तो इसका मतलब है कि इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि कोई भी फियर अगर है तो वो उसकी पर्पस आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी है। ये जरूर हो सकता है कि आपने गलत लर्न किया हुआ है, आपका जो सेफ्टी मेथड है वो उसमें थोड़ी रद्दोबदल की जरूरत है, उसे थोड़ा तब्दील करने की जरूरत है, उसे ट्यून इन करने की जरूरत है। उसके लिए क्या प्रॉपर स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है, उसकी लर्निंग के लिए ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट सेशन। Till then, thank you very much everyone who have joined and participated in the program. See you inshallah on next Wednesday with part 2 of this program, Basharte Zindagi. Thank you so much. Allah Hafiz.